हेलो बच्चों, जैसा आप सब जानते हैं कि आप यहाँ मेजर टेस्ट सीरीज अनअकैडमी में चल रही है और आज आपने 11th का कंप्लीट फुल सिलेबस एग्जाम दिया। तो इसके लिए बायोलॉजी पार्ट से बॉटनी को लेकर मैं और मेरे साथ जगदीप सर, जो आप जानते हैं कि ऑल टाइम फेवरेट सर हैं आपके, ये साथ में हैं हम और आज इसके सॉल्यूशन लेके आए हैं। और इसमें प्लांट डाइवर्सिटी वाला पार्ट मैं आपको समझाऊंगा, उसके सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा और रिमेनिंग बॉटनी का जो पार्ट है उसको जगदीप सर आपको बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्लांट डाइवर्सिटी से। और एक बार जगदीप सर भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लीजिए। बस कहना यही है कि भाई जो रोज पेपर आप करके आते हैं, हम तो एनालाइज करते ही हैं पेपर को, आपके लिए वीडियोस बनाते ही हैं, आप सेल्फ एनालाइज भी जरूर करें साथ ही साथ। ये नहीं होता कि भाई जाके आपने पेपर दिया और यहाँ से छोड़ के निकल गए। आप घर पे जाइए, जब आपको टाइम मिले आधा घंटा 15-20 मिनट जो भी निकाल के आप पेपर को एनालाइज जरूर करिए कि मैंने गलतियाँ क्या करी हैं, क्योंकि नेक्स्ट पेपर में हमें वही गलतियाँ नहीं करनी है। जिससे क्या होगा कि नीट तक आते आते आप इतने रिफाइन हो जाएंगे बच्चे कि आप मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे अगले साल और हमसे मिलने आएंगे वाइट एप्रिन में। बिल्कुल ठीक बात है जगदीप सर, बिल्कुल सही कहा है। आपको जो भी मिस्टेक्स होती है वो आपकी गलती, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। बिल्कुल आपको उसे एनालाइज करना चाहिए और उसे अब इमीडिएट ठीक करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं बचा है। अब हमें अब बिल्कुल वॉर मोड में आ जाना चाहिए कि अब तो जंग की तैयारी है और उसी हिसाब से हम चल रहे हैं यहाँ पर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और सर थैंक यू। हम यहाँ क्वेश्चंस लेते हैं और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो प्लांट डाइवर्सिटी से है, क्वेश्चन 101 जो आपके सामने है। और इसमें लिखा है कि द लाइफ साइकिल इन ब्रायोफाइटा इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप। इट मीन्स दैट, यहाँ हिंदी में अगर मैं इसको पढ़ूं तो यहाँ पर लिखा है कि ब्रायोफाइटा में जीवन चक्र अगुणितक द्विगुणितक प्रकार का होता है। इसका अर्थ है, आप सब बच्चे जानते हैं कि ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल को अगर देखा जाए तो ब्रायोफाइट्स, आप सब जानते हैं कि वहाँ की प्लांट बॉडी, ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी एन होती है बेटा, और यहाँ हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो है इसके अंदर इसकी लाइफ में यहाँ पर 2n भी आता है, जिसे आप स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद के नाम से पुकारते हैं। और यहाँ का स्पोरोफाइट जो कि पहली बार, अगर मैं थैलोफाइटा से ब्रायोफाइटा पे आया हूँ तो थैलोफाइटा का स्पोरोफाइट आप जानते हैं सिंगल सेल है, लेकिन यहाँ पर ये स्पोरोफाइट अब मल्टी सेलुलर हुआ है। अगर ये मल्टी सेलुलर हुआ है तो यहाँ पर इसका लाइफ में एग्जिस्टेंस बढ़ चुका है और हम इसकी लाइफ का, इसका एग्जिस्टेंस को काउंट करेंगे और लाइफ साइकिल को हैप्लोडिप्लॉन्टिक बता रहे हैं। तो यहाँ के ऑप्शंस को रीड करते हैं, देखते हैं कि इस बात को कौन सा ऑप्शन फेवर कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके सामने आया कि हैप्लॉइड जनरेशन इज मल्टी सेलुलर एंड डिप्लॉइड जनरेशन इज सिंगल सेल्ड। ये सिंगल सेल्ड कहना गलत, मैंने अभी अभी आपसे कहा सिंगल सेल होना तो थैलोफाइटा के लिए होगा, ब्रायोफाइटा नहीं। उसके बाद सेकंड हमने कहा, सेकंड ऑप्शन रीड करें, हैप्लॉइड जनरेशन इज डोमिनेंट एंड मल्टी सेलुलर एंड डिप्लॉइड जनरेशन इज ऑल्सो मल्टी सेलुलर। बच्चों मैं अभी आपसे यही कह रहा हूं कि डिप्लॉइड जनरेशन मल्टी सेलुलर यहां पर हुई है यहाँ, बट कंपैरेटिवली लेस डेवलप्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर n और 2n दोनों ने एग्जिस्टेंस बताया। हैप्लॉइड जनरेशन, डिप्लॉइड जनरेशन, दोनों जनरेशन का एग्जिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है और इसको आप हैप्लोडिप्लॉन्टिक यहाँ पर कह रहे हो। थर्ड ऑप्शन भी रीड कर लेते हैं, वैसे सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन एक बार रीड करें क्या लिखा है। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जनरेशंस आर इक्वली डेवलप्ड। नहीं, यहाँ पर क्योंकि प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है तो यहाँ पर n डोमिनेंट होगा और 2n कंपैरेटिवली लेस डेवलप होगा, लेकिन हाँ है दोनों ही मल्टी सेलुलर। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर है। फोर्थ भी रीड करके देखते हैं, देखिए क्या लिखा है। हैप्लॉइड जनरेशन इज हाईली रिड्यूस्ड। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ तो हैप्लॉइड तो प्लांट बॉडी ही है, इसलिए वो इतना हाईली रिड्यूस नहीं। हैप्लॉइड जनरेशन का हाईली रिड्यूस होना तो जिम्नो और उसके बाद में एंजियोस्पर्म के अंदर आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन 101। बच्चों अगर हिंदी में इस चीज को मैं यहाँ पर बोलता हूँ तो आपने जो सेकंड हमारा करेक्ट है, अगुणित पीढ़ी प्रभावी तथा बहुकोशिकीय होती है, द्विगुणित पीढ़ी भी बहुकोशिकीय होती है लेकिन तुलनात्मक रूप से कम विकसित होती है। वही बात है जो अभी अभी हम इंग्लिश में रीड कर रहे थे, सेम वही है। तो इसके लिए आंसर सेकंड हमारे पास में होगा, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। और क्वेश्चन 102,
बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ, बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ, जीवाणुविक कशाभिका का बना होता है, मतलब किसका बना होता है? आप तो जानते ही हैं, हमने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को पढ़ा है, और बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप सिंपल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो बैक्टीरिया के पास में जो यहाँ की फ्लैजिला होती है वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पर एक इस तरह का प्रोटीन वाला सिलिंड्रिकल पार्ट होता है जिसे आप बेसल बॉडी कहते हैं, जो कि आगे चलकर ऐसे मिडिल कनेक्टिंग पार्ट में जुड़ता है जिसे हुक कहते हैं, और ये आगे चलकर ऐसे ऐसे हेयर लाइक हो जाता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। तो यहाँ पर बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है। पहला ऑप्शन लिखा है बेसल बॉडी, हुक, पिलाई, नहीं ये गलत है। पिलाई कैप्सूल सेल मेम्ब्रेन नहीं, बेसल बॉडी, सेल वॉल, फिलामेंट, ये भी यहाँ पर गलत है, सेल वॉल लिखना गलत है, ये तो पूरा ही सेकंड में तो गलत हो रहा है। फोर्थ में बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, मैंने अभी अभी आपसे कहा लोअर मोस्ट बेसल बॉडी है बच्चों, उसके बाद में यहाँ पर ये हुक मिडिल कनेक्टिंग पार्ट और अपर हेयर फिलामेंट यहाँ पर होगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा 4 यहाँ पर है। यहाँ हिंदी वाले बच्चों के लिए अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आधार काय, हुक, रोम, ये गलत है बेटा। रोम कहना मतलब पिलाई कहना, पिलाई यहाँ पर ये संपुटिका कोशिका झिल्ली नहीं, आधार काय कोशिका भित्ति तंतु नहीं, आधार काय मतलब बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, तंतु फिलामेंट को कहते हैं। तो ये हमारे लिए 4th यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर 103 क्वेश्चन नंबर 103, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको लिखा है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉमन टू ऑल एल्गी, मतलब कि आपको ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखने हैं शैवाल या एल्गी के पास जो कि यूनिवर्सल पिगमेंट है, जो सभी एल्गीज के पास में होते हैं। और ये बात तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन यूनिवर्सल पिगमेंट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं हम। पहले 4th ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो क्लोरोफिल एंड जेंथोफिल नहीं चलेगा, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन, बिल्कुल ठीक बात, क्लोरोफिल ए और यहाँ पर कैरोटीन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। यहाँ क्लोरोफिल ए के साथ में बी नहीं, मैंने अभी अभी आपसे कहा यूनिवर्सल पिगमेंट में बीटा कैरोटीन होना चाहिए। क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीन बी नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर 3rd आ रहा है, क्लोरोफिल ए व कैरोटीन, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर इसका आंसर आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल पिगमेंट जो एल्गीज के पास में है वो क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन यहाँ पर होता है। ये आप सब बच्चे ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो यहाँ पर ICBN स्टैंड फॉर, ICBN स्टैंड फॉर, ये हमारे पास क्वेश्चन है और यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि ICBN का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ NCERT पेज नंबर 6 11th NCERT पर लिख रही है। आप जानते हैं कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। इसमें ज़्यादा कुछ आपको ऐसा समझने वाला तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ बाकी के ऑप्शंस में इंडियन कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम, नहीं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो करेक्ट आंसर हमारा 3rd होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, और इसके अंदर अगर आप देखें तो क्या लिखा है, जरा एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के लिए इनकरेक्ट देखना है, इनकरेक्ट। फाइकोमाइसिटीज आप जानते हैं फंजाई की 4 क्लासेस आपने पढ़ी हुई है। फाइकोमाइसिटीज
एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, उसमें से फाइको की बातें हम आपसे कर रहे हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अपने आप ही आंसर पता लगेगा। मेंबर्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, ये बात भी सही है क्योंकि फाइकोमाइसिटीज को तो हम एल्गल फंजाई कहते हैं ना। अगर ऐसा है तो यहाँ के मेंबर एक्वेटिक में होते हैं, ये तो मामला ठीक लग रहा है, ये तो बात सही है। स्पोर आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम, ये भी यहाँ पर आपको बात सही लग रही है कि स्पोर एंडोजिनस, क्योंकि आप जानते हैं कि कोनिडिया एक्सोजिनस होते हैं और स्पोरेंजियोस्पोर्स आर एंडोजिनस। यहाँ पर स्पोरेंजियोस्पोर के लिए लिखा है तो एंडोजिनस है, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट हम यहाँ रीड करें जाइगोस्पोर। बच्चों जाइगोस्पोर क्या है थोड़ा याद कीजिए। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड पढ़ते हैं ना फंजाई में, तो वहां पर आपने गैमेटेंजियल कॉपुलेशन पढ़ा। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट रेस्टिंग फेज में जाता है, क्योंकि आप सब अच्छे से जानते हैं कि थैलोफाइटा का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन के आने पे होता है। तो यहाँ मैंने आपको क्लास में बताया, इस बारे में आपको समझाया कि थैलोफाइट्स आप सब जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन के आने पे क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ के जाइगोट रेस्टिंग फेज में जाते हैं, यहाँ के जाइगोट स्पोर बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जाइगोस्पोर यहाँ गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के अंदर बना हुआ जाइगोट है, फॉर्म्ड बाय रिडक्शनल डिवीजन। ओहो हो, जाइगोट रिडक्शनल डिवीजन से नहीं बनता, जाइगोट में रिडक्शन होता है आगे। तो यहां पर ये तो आपने गलत कहा है कि जाइगोट का बनना रिडक्शनल डिवीजन से होगा, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। दे शो ऑल टाइप ऑफ सिनगेमी, बिल्कुल सही बात। फाइकोमाइसिटीज में तीनों तरह की सिनगेमी होती है, क्लास में पढ़ा है हम सब ने। आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी, फाइकोमाइसिटीज में तीनों तरह की सिनगेमी है। और आप ये अच्छे से जानते हैं भाई कि जब हम फंजाई में फाइको से ड्यूटेरो की तरफ जाते हैं तो यहाँ रिडक्शनल मतलब रिडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फाइकोमाइसिटीज में तीनों तरह की सिनगेमी है। एस्कोबैसिडियो में आप देखेंगे तो यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन, सोमेटोगेमी आ गई, तो गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। अरे ड्यूटेरो में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर दे शो ऑल टाइप ऑफ सिनगेमी, बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारे पास में यहां आपको ये कहना है कि थर्ड ऑप्शन गलत है और हमें इनकरेक्ट ही देखना था। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है, तो इनकरेक्ट ही देखना है। तो इनकरेक्ट में थर्ड हमारा आंसर बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ हिंदी वाले बच्चे भी इस बात को समझ पा रहे हैं कि हमें गलत कथन का चुनाव करना था और न्यूनकारी मतलब कि हमने रिडक्शनल मियोसिस की बात की। न्यूनकारी विभाजन के द्वारा जाइगोस्पोर बनता है, नहीं बच्चों, जाइगोस्पोर का बनना तो यहाँ पर जाइगोस्पोर में मियोसिस होता है, जाइगोस्पोर मियोसिस से नहीं बनता, ये ध्यान रखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन 106 की तरफ चले। ये क्वेश्चन आप सब बच्चों को क्लियर हो पा रहा है बेटा? आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन 106 में निम्नलिखित में से कौन बीज स्वभाव के विकास के लिए महत्वपूर्ण है? विच इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। सीड हैबिट का नाम आते ही टेरिडोफाइटा दिमाग में आ जाते हैं। टेरिडोफाइटा से ही सीड हैबिट की शुरुआत हुई है। तो सीड हैबिट जानते हैं ना, प्लांट हेट्रोस्पोरस हो गया, जर्मिनेशन एंडोस्पोरिक हुआ, वही चीजें यहां पर देखते हैं जरा कहां पर है, क्या लिखा है। यहां सीड हैबिट में पहला फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। सीड हैबिट के लिए फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का होना ये कोई जरूरी बात नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है। हेट्रोस्पोरी बिल्कुल ठीक बात है, हेट्रोस्पोरी जहां आई वहीं पर सीड हैबिट अपीयर हुई है, ये बात सही है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तो थैलोफाइटा के पास है, इसको सीड हैबिट से कोई लेना देना नहीं। डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट डिपेंड कर रहा है किसी गैमेटोफाइट पर, ये तो ब्रायोफाइटा के पास होता है, ये भी आपको यहाँ पर सीड हैबिट के लिए कोई एसेंशियल नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, सीड हैबिट की रिक्वायरमेंट्स दो हैं, दो रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट, प्लांट शुड बी हेट्रोस्पोरस एंड जर्मिनेशन स्पोर शुड बी एंडोस्पोरिक, ये दो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है।
बच्चों अगर इन दोनों में मुझे वेटेज देना पड़ेगा तो मैं एंडोस्पोरिक को दूंगा। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि दोनों में किसी एक को चुनना पड़े तो एंडोस्पोरिक को चुनिएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करता हूं तो एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन आया ही वहां जहां हेट्रोस्पोरी आई, तो हेट्रोस्पोरस होना भी एक कंडीशन बन चुका है यहां पर आपको, इसलिए आपके पास हेट्रोस्पोरी सीड हैबिट के लिए कंडीशन का पार्ट है, इसलिए हमारा आंसर यही हो रहा है। तो यहां विषम बीजाणुता ये हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉफ। बच्चों हमें इस लिस्ट को देखकर यहां पर यह बताना है कि कितने स्वपोषी है, कितने स्वपोषी है। ऑटोट्रॉफ है जो अपना फूड खुद बना पा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कहां पर आता है। लैक्टोबैसिलस, नहीं नहीं नहीं, लैक्टोबैसिलस तो ऑटोट्रॉफ नहीं है। ये तो आपको याद होना चाहिए कि ये लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ये तो हमने कर्ड फॉर्मेशन दही बनाने वाले बैक्टीरिया में पढ़ा है। नो स्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी, बिल्कुल ठीक, ये ऑटोट्रॉफ है। कारा, ये ग्रीन एल्गी, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ऑटोट्रॉफ है। और नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर, ये कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। आप जानते हैं ना नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर, जो कि नाइट्रेट बैक्टीरिया नाइट्राइट बैक्टीरिया इस तरह से पड़े हुए हैं, नाइट्राइट बैक्टीरिया नाइट्रेट बैक्टीरिया में। स्ट्रेप्टोमाइसिस, नहीं नहीं, ये ऑटोट्रॉफ नहीं है। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो कि एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में आपने पढ़ा। सैकेरोमाइसिस ईस्ट के लिए कहते हैं, नहीं है। ट्रिपेनोसोमा एनिमल्स में आएगा, नहीं है। पोरफायरा बिल्कुल एल्गी है, ये होगा। वुल्फिया बिल्कुल होगा। तो काउंट कर लें क्या एक बार, कितने ऑटोट्रॉफ यहां पर है। 1 2 3 4 5 और 6, हमारे पास में 6 ऑटोट्रॉफिक यहां पर आ रहे हैं। तो हमारा आंसर यहां पर होगा 6, ये हमारा आंसर फर्स्ट है, 6 यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम ले रहे हैं प्लांट डाइवर्सिटी से आगे की तरफ। प्लांट डाइवर्सिटी के जो आगे के क्वेश्चन है वो सेक्शन बी से हैं और इसके अंदर अब क्वेश्चन नंबर 136 यहां पर आ रहा है। और क्वेश्चन 136 की लैंग्वेज पढ़ते हैं बच्चों। इसके अंदर यहां पर लिखा है रेड टाइड्स आर ड्यू टू। रेड टाइड, रेड टाइड क्या होता है रेड टाइड। यहां पर डाइनोफ्लैजिलेट्स में जो रेड कलर का डाइनोफ्लैजिलेट है, नाम सुना है क्या आपने, गोनियोलैक्स, रेड कलर्ड डाइनोफ्लैजिलेट है। और आप सब अच्छे से जानते हैं कि ये सी वाटर सरफेस पर एक्सिस ग्रोथ करता है। ब्लूम भी कोज कर रहा है बेटा। एक्सिस ग्रोथ किसी भी एल्गी की अगर होती है तो उसको हम ब्लूम के नाम से पुकारते हैं। तो ये एक तरह से वाटर ब्लूम या एल्गल ब्लूम कोज कर रहा है। और जब रेड कलर का, इसका कलर रेड है बच्चों, रेड कलर का डाइनोफ्लैजिलेट वाटर सरफेस पे इतना ज़्यादा फैल जाएगा तो पानी का कलर भी रेड ही नजर आएगा। और जब लहरें आती है, टाइड्स आते हैं, तो रेड कलर साथ में मूव कर रहा है। और इस तरह के टाइड को आप यहाँ पर रेड टाइड के नाम से पुकारते हैं। रेड टाइड, यहाँ टाइड हम लहरों को कह रहे हैं जो सी के अंदर आ रही है, उनकी बात हो रही है। और यहाँ पर ये गोनियोलैक्स डाइनोफ्लैजिलेट में आता है, तो रेड टाइड आर ड्यू टू डाइनोफ्लैजिलेट आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे डाइनोफ्लैजिलेट सेकंड वाला आंसर कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक बात और मैं साथ में बता दूं, ब्लूम का आना, ब्लू ग्रीन एल्गी का भी कैरेक्टर है। एल्गल ब्लूम ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्रिएट कर रही है। और अगर आपको गोनियोलैक्स ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों मिलता है कभी ऑप्शन में तो आपको बोथ करना है, लेकिन किसी एक को ज़्यादा वेटेज देना पड़े तो ब्लू ग्रीन एल्गी को दीजिएगा बेटा। ब्लू ग्रीन एल्गी वाटर ब्लूम जो कि अक्सर क्रिएट कर रही है, उस पे आपको जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 137 136 के बाद, और इसके अंदर
क्या लिखा है? कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इज सीन इन विच एल्गी? कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है जो रेड एल्गी में लिखी हुई है। रेड एल्गी के मेंबर फर्टिलाइजेशन के बाद कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट बताते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट क्या है इसकी डिटेल के लिए तो आपकी इसकी लाइफ साइकिल पे जाना पड़ता है, और इसकी लाइफ साइकिल आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है बच्चों। यहाँ पर बस आपको डायरेक्ट ये कह देना है कि इसका जो जाइगोट तैयार होता है उस जाइगोट में इमीडिएट रिडक्शन नहीं होता, और यहाँ इंटरमीडिएट में जाके रिडक्शनल डिवीजन होते हैं। यहाँ लाइफ में एक इंटरमीडिएट बनता है जो बाकी की थैलोफाइटा में नहीं है। बाकी की थैलोफाइटा में, नॉर्मली थैलोफाइटा में हम क्या कहते हैं? जाइगोटिक मियोसिस होता है, जाइगोट में मियोसिस हो जाता है, लेकिन यहाँ जाइगोट में इमीडिएट मियोसिस ना होके यहाँ के इंटरमीडिएट में मियोसिस होता है, बीच में एक इंटरमीडिएट तैयार होता है। जिस तरह से आपने ब्रायोफाइटा के मॉस की लाइफ साइकिल को देखा, मॉस की लाइफ साइकिल में प्रोटोनिमा बनता है ना इंटरमीडिएट, उसी तरह से यहाँ पर भी एक इंटरमीडिएट तैयार होता है, उसमें जाके रिडक्शन डिवीजन होगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये रिमेनिंग थैलोफाइटा से कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर वैसे कोई भारी वाला कॉम्प्लेक्स नहीं होता क्योंकि है तो एल्गी, इतना ज़्यादा क्या कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन है बच्चों। ब्रायोफाइट्स जहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं ना एनसीईआरटी में, उसके जस्ट ऊपर ही लिखा हुआ है, और वहाँ पर लिखा है कि रेड एल्गी के पास कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट है। तो इसका सीधा आंसर हमारे पास में रेड एल्गी यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ ये लाल शैवाल जहाँ पर जटिल पश निषेचन विकास हो रहा है, एनसीईआरटी के शब्दों में और अच्छे से कहूँ तो निषेचोत्तर यहाँ पर जटिल विकास होता है, वो है यहाँ पर लाल शैवाल के अंदर। आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो कि 138 क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, और डायग्राम के लिए पूछा है कि सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन ऑर्गेनिज्म। इस दिए गए ऑर्गेनिज्म के लिए इनकरेक्ट बताओ। पहले बच्चों ये डायग्राम देखकर आपको क्या लग रहा है, ये किसका डायग्राम है? क्या जरा बताना मुझे, किसका डायग्राम है? बिल्कुल ठीक बात, ये यहाँ पर युगलीना के लिए बना हुआ है। युगलीना का डायग्राम आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, और यही एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, जिसके युगलीना के डायग्राम में देखते हैं इनकरेक्ट क्या है। आपने पढ़ा हुआ है तो आप सब समझ जाएंगे। यहाँ पर 2 अनइक्वल फ्लैजिला आर फाउंड है, बिल्कुल ठीक बात है। 2 अनइक्वल फ्लैजिला, एक छोटी और एक बड़ी फ्लैजिला इसके पास में होती है। नेक्स्ट क्या कहा? इट डाइज व्हेन द डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, ये मर जाता है जब सनलाइट नहीं होती। ओहो हो, ये तो मामला गलत है, क्योंकि ये तो मिक्सोट्रॉफिक है भाई। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है कि जो प्लांट और एनिमल दोनों की तरह न्यूट्रिशन करना जानता है। जब सनलाइट नहीं होती तब तो ये होलोजोइक, मतलब एनिमल के जैसे एनगल्फ करके खाना शुरू कर देता है, मतलब खा खा के पचाने लग जाता है। अगर ऐसा है तो ये तो यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है। आगे पढ़ते हैं हम यहाँ पर, और इसमें मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, बिल्कुल ठीक, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है तो प्रोटिस्टा में ही आएगा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ हायर प्लांट, अरे वाह, ये भी बात सही है, हायर प्लांट के जैसा ही यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी यहाँ पर होता है, तो हायर प्लांट के जैसे पिगमेंट इसके पास है। तो यहाँ बच्चों हमें क्या देखना था? इनकरेक्ट देखना है इनमें से, और आपके सामने इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सेकंड वाला, क्योंकि सनलाइट के नहीं होने पे ये होलोजोइक है, जबकि यहाँ लिखा है कि मर जाता है, तो ये सूर्य का प्रकाश ना मिलने पर ये मर जाता है, ये गलत है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर, जो हमें इनकरेक्ट ढूंढना था यहाँ, वो सेकंड होगा। इनकरेक्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, समझ रहे हो ना यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन में हमें क्वेश्चन के लैंग्वेज में लिख दिया इनकरेक्ट देखना है, तो इसलिए ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये युगलिना के लिए आपके पास में डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आगे के क्वेश्चन पे हम चलेंगे, और इसमें अब ओ हो ये तो प्लांट फिजियोलॉजी है,
प्लांट फिजियोलॉजी के लिए तो आप जानते हैं, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी का नाम आता है आप सबके मन में जगदीप सर आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब आगे के सॉल्यूशंस के लिए मैं यहाँ पर मैं बुलाना चाहूँगा, मैं इनवाइट करना चाहूँगा जगदीप सर को। सर प्लीज़, सर प्लीज़। थैंक यू सो मच सर, बच्चों को इतने अच्छे से डाइवर्सिटी का आपने सॉल्यूशन दिया है। तो अब आगे का बच्चों के साथ मैं पेपर डिस्कस कर लेता हूँ कंप्लीट। बिल्कुल सर, थैंक यू। है ना, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो बच्चों सेक्शन ए का जो पोर्शन है उसके शुरू के जो 7 क्वेश्चन थे वो तो प्लांट डाइवर्सिटी के थे। इंसाफ सर ने बहुत अच्छे से आपको सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है। अब क्वेश्चन नंबर 108 से चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 108 अगर हम देखेंगे सेक्शन ए के अंदर तो ये एंजाइम्स का है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां हमें एक एंजाइम लिखा हुआ मिलता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज का ही क्वेश्चन है। उन्होंने हमसे सीधा पूछा कि विच एंजाइम शो द मैक्सिमम टर्नओवर नंबर, कि किस एंजाइम का सर्वाधिक टर्नओवर संख्या होती है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एंजाइम शुरू करते हैं 155 नंबर पेज का पहला ही पैराग्राफ है, और इक्वेशन के साथ कि भाई CO2 प्लस वाटर आगे बनेगा क्या, कार्बोनिक एसिड H2CO3। और इसमें एनसीईआरटी ने कहा है कि ये जो प्रोडक्ट है, जितने प्रोडक्ट बनते हैं पर यूनिट टाइम में, जितने प्रोडक्ट बनते हैं पर यूनिट टाइम में, वही उस एंजाइम के लिए टर्नओवर नंबर होता है। तो इस रिएक्शन के अंदर एंजाइम कौन सा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और आप देखिए वहां एनसीईआरटी ने एग्जांपल हमें क्या दिया है, 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। हम कहते हैं जो प्रोडक्ट है कार्बोनिक एसिड, इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड बनते हैं। तो अभी तक का जो नॉन फास्टेस्ट एंजाइम है हमारे पास वो कौन है, तो हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। लाइसोजाइम है, कैटालेज है, फ्लेवोप्रोटीन्स हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। तो अब तक का जो पूरे बायोस्फीयर में, लिविंग सिस्टम में फास्टेस्ट एंजाइम हमें याद है, हर बच्चे को याद है। ये ऐसा एंजाइम है कि उसको याद ही रहेगा कि अगर सोया हो ना बच्चा रात को और एकदम से उठा के उससे पूछ लो कि भाई फास्टेस्ट एंजाइम कौन, तो वो एग्जांपल देगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये वैसा ही है जैसे बच्चे के लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा हमेशा उसको याद रहेगा। तो बिल्कुल आपके लिए ऐसा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ये पक्के +4 हैं हमारे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। वही पूछा है कि भाई सर्वाधिक टर्नओवर नंबर किसका है, तो हम कहते हैं सर्वाधिक टर्नओवर नंबर जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का है, जो कि कार्बोनिक एसिड बनाता है CO2 और वाटर को रिएक्ट करके। इससे आगे 109 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये भी एंजाइम का है। उन्होंने कहा कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच एन एंजाइम अटेन द हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम। वेलोसिटी जो है, मैक्सिमम वेलोसिटी, उसका हाफ जिस पे वो क्या कर ले, अटेन कर ले। अब इसका भी एनसीईआरटी ने हमें ग्राफ दिया सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का। एक्स एक्सिस पे उन्होंने लिखा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, वाई एक्सिस पे लिखा है वेलोसिटी को, और वेलोसिटी को उन्होंने यूं दिखाया कि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ती है, और ये जो है वो वी मैक्स है। अब हमने कहा कि वी मैक्स जितना भी है, फॉर एग्जाम्पल में मान लो कि वी मैक्स 10 है, तो 10 का हाफ कितना होगा, तो हम कहेंगे वी मैक्स बाय 2, यहां 5 होगा। अब वी मैक्स बाय 2 5 कितने सबस्ट्रेट पे आता है, उसी को हम Km कहते हैं। और Km कांस्टेंट एंजाइम का कम होना चाहिए। जितने कम Km के साथ, मतलब जितने कम सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम वी मैक्सिमम का हाफ अचीव कर लेता है, एंजाइम उतना ही अच्छा कंसीडर होता है। इसका मतलब अगर आज हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को फास्टेस्ट बताते हैं तो इसका मतलब उसका Km सबसे कम है। Km जितना कम होगा, एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली हमसे पूछा किसके बारे में गया है, Km कांस्टेंट के बारे में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिस पर कोई एंजाइम वी मैक्सिमम का हाफ अचीव कर ले, उसे हम क्या बोलेंगे, तो हम उसे क्या बोलने वाले हैं, Km कांस्टेंट बोलने वाले हैं। तो सीधा ही आंसर है कि भाई Km कांस्टेंट ऑफ द एंजाइम, एंजाइम का Km कांस्टेंट कहेंगे। और ये भी याद रहे कि एंजाइम का Km कांस्टेंट शुड बी लो, कम होना चाहिए। Km कांस्टेंट जितना कम होगा, एंजाइम उतना ज्यादा अच्छा और ज्यादा एक्टिव कंसीडर करेंगे हम। तो आप देखिए कि भाई सबस्ट्रेट मतलब क्रियाधार सांद्रता जिस पर एंजाइम की क्रिया की अधिकतम दर की आधी प्राप्त हो सके, वह क्या कहलाती है, तो वह एंजाइम का Km स्थिरांक कहलाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, सीधा ही आंसर है। आपको पढ़ना है क्वेश्चन की लैंग्वेज को और आंसर कर देना, क्योंकि और तो आना ही नहीं है आपके पास, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर आता है और एनसीईआरटी का ग्राफ है एज इट इज। आगे बढ़ेंगे, 110 नंबर क्वेश्चन में पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ द सेल। हिंदी में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दबाव कोशिका के फैलाव तथा दीर्घीकरण के लिए उत्तरदायी है। अब सिंपल बात समझिए, कोशिका को हम नहीं फैलाते, सेल को एक्सटेंड हम नहीं करवाते, सेल अपने आप करती है। एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर के अंदर हमें रूट का उन्होंने एक डायग्राम दिया है कि भाई सबसे आगे तो रूट कैप है, रूट कैप के बाद मेरिस्टेम है, और मेरिस्टेम के बाद एलोंगेशन रीजन है।
अब आप बताइए कि जब आप मेरिस्टेम पढ़ते हैं ना, तो मेरिस्टेम का काम होता है सेल डिवीजन करना। ये डिवीजन करती हैं और नई सेल्स को ऐड करती हैं। और जब आप एनाटॉमी के अंदर सेल डिवीजन वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई यहां प्राइमरी लेयर ऑफ सेल वॉल होती है, प्राइमरी लेयर ऑफ सेल वॉल होती है। और वहीं जब आप सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं, सेल वॉल पढ़ाई जाती है, तो आपको कहा जाता है कि प्राइमरी वॉल थिन, इलास्टिक एंड कैपेबल ऑफ ग्रोथ है। थिन, इलास्टिक एंड कैपेबल ऑफ ग्रोथ है। इसका मतलब जो प्राइमरी लेयर होती है वो सेकेंडरी के कंपेयर में थिन है। इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनमें सेल वॉल की केवल प्राइमरी लेयर होती है, सेकेंडरी लेयर नहीं होती, और वो भी इलास्टिक है। अब क्या हुआ कि मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवीजन करके नई सेल्स बनाई। अब सोचिए कि जो सेल बनी है, एक ये सेल थी, इसमें डिवीजन से कितनी सेल बन गई? 2। अब 2 में से एक तो फिर डिवीजन के लिए जा रही है, लेकिन दूसरी सेल को क्या करना है? हम कहते हैं दूसरी सेल को एनलार्जमेंट करना है, मींस एलोंगेशन होना है उसका। तो जिस सेल का एलोंगेशन हो रहा है वो एलोंगेशन करेगी कैसे? आप बताइए। इस सेल के अंदर पानी एंटर करेगा, वाटर मॉलिक्यूल एंटर करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल एंटर करेंगे सेल के अंदर, तो इसको बोलेंगे एंडोस्मोसिस। एंट्री ऑफ द वाटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल थ्रू द मेम्ब्रेन इज एंडोस्मोसिस। अब जब एंडोस्मोसिस होगा तो सेल का अंदर से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा वाटर की अमाउंट भी अंदर बढ़ेगी। एक्स्ट्रा अमाउंट वाटर की बढ़ेगी तो आप बताएंगे कि जो सेल का साइज है वो बढ़ जाएगा और उसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसके अंदर सेल एक्स्ट्रा वाटर को रखेगी। और आप बताइए कि जब वाटर अंदर एंटर करता है, सेल का वॉल्यूम अंदर से बढ़ता है, तो अंदर से वॉल्यूम बाहर की तरफ वॉल पर एक प्रेशर लगाता है, जिस प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो एक्चुअली आप बताइए कि सेल का जो साइज एनलार्ज हो रहा है, पहले साइज छोटा था लेकिन एलोंगेशन के टाइम पे सेल का साइज क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? टर्गर प्रेशर की वजह से। टर्गर प्रेशर कब लगता है? जब पानी सेल के अंदर एंटर करता है। तो आप बताइए कि मेरिस्टेम के बाद ठीक बाद जो हमें रीजन बताया गया एलोंगेशन रीजन, इस एलोंगेशन रीजन की जो सेल्स हैं वो एनलार्ज कैसे हो रही हैं? तो हम बताते हैं ड्यू टू द एंट्री ऑफ द वाटर, और वाटर की एंट्री से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उस प्रेशर को हम नाम दे रहे हैं टर्गर प्रेशर। तो आप यहां चारों ऑप्शन पढ़िए कि भाई एक्सटेंशन सेल का जो हो रहा है उसके लिए कौन सा प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है? सॉल्यूट पोटेंशियल, कहीं हमने कोई बात नहीं करी। सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल ये दो ऐसी टर्म है जो हमेशा वाटर पोटेंशियल के साथ कंसीडर की जाती हैं मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए। यहां सेल के फैलाव के लिए, एक्सटेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, डिवीजन के लिए पोटेंशियल की बात ही नहीं आती। बात हमेशा मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए आएगी कि जब भी आप मूवमेंट बताएंगे वाटर का तो वाटर पोटेंशियल का डिस्कशन होगा। तो पहला ऑप्शन तो सीधा ही कट गया। दूसरा, रूट प्रेशर। रूट प्रेशर जो है ये डेवलप होता है तब जब प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा होता। हम सिंपल बात बताते हैं कि मूल दाब जो है उसके उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? रूट प्रेशर या मूल दाब तब उत्पन्न होता है जब प्लांट वाटर लॉस तो नहीं करता लेकिन वाटर को रूट से एब्जॉर्ब तो करता है। तो जो रूट की सेल्स होती हैं वो जो मिलकर ट्रिगर प्रेशर अप्लाई करती हैं उसको हम कहते हैं रूट प्रेशर, जो कि पॉजिटिव पुशिंग प्रेशर है, और ये केवल और केवल छोटे और नॉन वुडी प्लांट्स पर लगता है। इसका भी हमारे क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मैं हमेशा क्लास के अंदर एक बात बोलता हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट कंसंट्रेशन, कि अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी तो वाटर डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि ये भी सॉल्यूट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी दोनों ही क्या है? सॉल्यूट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब इसका भी हमारे क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन यहां फोर्थ ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो फोर्थ ऑप्शन में आपको लिखा हुआ मिलेगा टर्गर प्रेशर, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है। क्यों? क्योंकि एक्सटेंशन के लिए कौन सा प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है? टर्गर प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन है बड़े काम का, क्योंकि एक क्वेश्चन से हमें 4 बातें यहां क्लियर हो रही हैं। पहला तो ये कि भाई एक्सटेंशन इसलिए हो पा रहा है क्योंकि प्राइमरी लेयर है, क्योंकि अगर सेकेंडरी लेयर आ जाएगी ना तो सेकेंडरी लेयर जो होती है वो रिजिड और थिक होती है, वो फिर एक्सटेंशन नहीं होने देती सेल का। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो जाएगा फोर्थ जाएगा कि स्फीति दाब जो है वो फैलाव के लिए कोशिका के उत्तरदायी होता है। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द इम्बाइबिशन। सबसे पहले तो ये बात हम समझ लें कि जब हम इम्बाइबिशन की बात करते हैं, क्वेश्चन हमारे पास किसके लिए है? अंतःचूषण के लिए, इम्बाइबिशन के लिए। हम इम्बाइबिशन की बात करते हैं तो इम्बाइबिशन में सबसे पहले तो ये है कि हमें एडजॉर्प्शन की बात करनी होती है। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल किसी भी सॉलिड सरफेस पर आकर चिपकते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल अगर किसी सरफेस पर आकर चिपकते हैं और उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि जो इम्बाइबेट है, जिसमें जैसे मैं ड्राई वुड की बात करूं या ड्राई सीड की बात करूं तो इनको पानी में रखने पर ही फूल जाते हैं। तो उसका सीधा रीजन है कि उसके पास ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और दूसरा मैंने शब्दों में बोला
ड्राई वुड और ड्राई सीड, इसका मतलब उसके अंदर पहले से पानी नहीं होना चाहिए, पहले से पानी नहीं होना चाहिए। तो सूखी लकड़ी है, सूखे बीज हैं, उनके अंदर पानी नहीं है, बाहर पानी है, तो बाहर से पानी अंदर जाएगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है कि भाई जो एफिनिटी है वाटर मॉलिक्यूल और जो ड्राई वुड है या ड्राई सीड है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में एफिनिटी होनी चाहिए। ये दो शर्तें हैं, अगर ये दोनों शर्तें एप्लीकेबल हैं तो इम्बाइबिशन हो जाता है, अदरवाइज इम्बाइबिशन नहीं होता है। तो हमसे यहां पूछा गया है कि इम्बाइबिशन के लिए रोंग क्या है। इट इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन, बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि सीड कैसा है, ड्राई सीड है, और बाहर वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो पानी जब इसकी सरफेस पर चिपकेगा तो उस कंडीशन में ये कैसा था, शुरू में इनिशियली ड्राई था, तो डिफ्यूजन हो गया, अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। एफिनिटी बिटवीन द एड्सॉर्बेंट एंड लिक्विड इज नॉट ए प्री रिक्वेसाइट, ये एनसीईआरटी की लाइन है, बस इसमें आपको मिस्टेक करवाने के लिए नोट ऐड कर दिया गया है। एनसीईआरटी की लाइन है, एफिनिटी बिटवीन द एड्सॉर्बेंट एंड लिक्विड ए प्री रिक्वेसाइट, लेकिन यहां आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐड कर दिया गया है इज नोट। आप बताइए, एफिनिटी होना कंपलसरी है, वरना क्या नहीं होगा, इम्बाइबिशन नहीं होगा। एफिनिटी होना कंपलसरी है, वरना क्या नहीं होगा, इम्बाइबिशन नहीं होगा। तो इम्बाइबिशन की दो शर्तें, एक तो ड्राई होना चाहिए सब्सटेंस जो भी एड्सॉर्बेंट है, और दूसरा उसके पास वाटर लविंग सब्सटेंस होने चाहिए जो कि पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। तो यही स्टेटमेंट यहां गलत है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट को आंसर देने के लिए हमें बाकी तीसरी और चौथी स्टेटमेंट को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तभी हम आंसर दे पाएंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट लिखा कि इसके कारण आयतन में वृद्धि होती है, कि इट लीड्स टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, बिल्कुल सही बात है। जब इम्बाइबिशन होता है, ड्राई वुड को पानी में रखते हैं तो फूल जाती है ना, ड्राई सीड को पानी में रखते हैं फूल जाते हैं। सिंपल एग्जांपल है, बारिश के दिनों में घरों के लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां फूल जाते हैं, वो एक तरह का इम्बाइबिशन ही है। तो आयतन में वृद्धि होती है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, बिल्कुल सही बात है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीड जर्मिनेशन, बिल्कुल ठीक है। अगर आपने कभी सूखे चने चबाए हैं तो आप देखिए कि बाहर से कितने हार्ड होते हैं, लेकिन वही अगर हम पानी में भिगो देते हैं और पानी में भिगोने के बाद हम देख लें, उनको कपड़े में बांध के कहीं रख दें हवा के अंदर, तो हम देखते हैं कि ग्रीन कलर की एक बर्ड वहां से निकलती है, सीड का जर्मिनेशन हो जाता है। इसका मतलब जो इम्बाइबिशन प्रेशर है वो हाई सीड कोट को रैप्चर करने में भी हेल्प करता है ताकि सीड जर्मिनेशन इजीली हो सके। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब हमें तो उस टर्म को देखना है जो हमारे लिए क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो यहां जो रॉन्ग स्टेटमेंट आएगी बच्चे, वो कौन सी आएगी, सेकंड ऑप्शन हमारे लिए रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। तो आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 111 जिसमें हमें पूछा गया कि अंतःचूषण के लिए कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर देंगे कि अधिशोषक तथा द्रव्य के मध्य बंधुता पूर्व अपेक्षित नहीं होती। ये बिल्कुल गलत बात है, अपेक्षित होती है, यहां नहीं होना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 111 111 के बाद आगे बढ़ेंगे हम, तो क्वेश्चन नंबर 112 पे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट। देखिए, जब आप एसेंशियल मिनरल्स की बात करते हैं या एलिमेंट्स की बात करते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है ये हमारे पास, तो हम अगर मैक्रो की बात करें तो हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों तो मिनरल है ही नहीं, इनको अलग रखते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये हम बताते हैं मैक्रो मिनरल है हमारे पास। और आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और निकल, ये माइक्रो हैं। अब उन्होंने ये पूछा कि इनमें से कौन सा क्या नहीं है, वृहद पोषक नहीं है, क्या नहीं है, मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। मैक्रोन्यूट्रिएंट है, मतलब मैक्रो हमें बताना है कि कौन सा मैक्रो में आता है। इसका मतलब एक वो चूज करना है जो इन 6 में से हो, इन 8 में से ना हो। ये 8 कौन से हैं, ये 8 माइक्रो हैं, और ये 6 कैसे हैं, ये मैक्रो हैं। तो अब आप देखिए यहां पर एक फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास पोटेशियम लिखा हुआ है, पोटेशियम इन 6 के अंदर यहां पर है, देखो आप, तो पोटेशियम तो मैक्रो हुआ। मैग्नीज ये रहा, माइक्रो में है। तांबा, तांबा किसको कह रहे हैं, कॉपर को, कॉपर ये रहा, Cu माइक्रो में है। फोर्थ ऑप्शन पे कौन है, बोरॉन, बोरॉन ये रहा, ये भी माइक्रो में है। इसका मतलब पोटेशियम है जो किस में आ रहा है, मैक्रो में आ रहा है। तो इसका मतलब हमसे पूछा ही उन्होंने यही है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में आपसे एक इक्वेशन देकर पूछा गया है कि इसमें ए और बी क्या है। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ये इक्वेशन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की इक्वेशन है, जो कि नाइट्रोजनेज एंजाइम इस इक्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि अमोनिया बनवाता है। इक्वेशन सही क्या है, सही इक्वेशन है कि एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है N2, इसको फिक्स करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन, मींस दोनों को अगर जोड़ दें तो मैं कह सकता हूं 8 हाइड्रोजन मुझे चाहिए, सही है। साथ में 16 ATP की रिक्वायरमेंट है। बनेगा क्या, हम कहते हैं 2 मॉलिक्यूल तो NH3 के बनते हैं, एक H2 बनता है।
क्योंकि अमोनिया जो होती है वो टॉक्सिक होती है। एनसीईआरटी की लाइन है कि अमोनिया जो है वो टॉक्सिक है। ऐसा आप यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक, है ना, या अमीनोटैलिक ऑर्गेनिज्म जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि अमोनिया जो होती है, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, इन तीनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक सेल लिविंग के लिए कौन है? तो अमोनिया है। इसलिए हम कहते हैं कि अमोनिया को सेल बनाती जरूर है नाइट्रोजनेज की प्रेजेंस में, लेकिन यूटिलाइज अमोनियम आयन को करती है, हाथों हाथ कन्वर्ट करती है, इसलिए साथ में हाइड्रोजन भी रिलीज कर रहे हैं, ताकि अमोनिया जो गैस है या अमोनिया NH3 है उसको हम अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर पाएं, ताकि जल्दी से हम उसको यूटिलाइज कर पाएं, क्योंकि ये खतरनाक है ना। और साथ में हमने एटीपी खर्च किए हैं, तो 16 क्या बनेंगे? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये कंप्लीट इक्वेशन है। इस पूरी इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो हमसे ए पूछा गया है N2 के बाद, तो आप बताते हैं कि ए 8 इलेक्ट्रॉन्स, बी 8 प्रोटॉन्स, 16 एटीपी एज इट इज है इक्वेशन के अंदर। सी में क्या है? 2 NH3 लिखे गए हैं, 2 NH3 लिखे गए हैं। अब हमसे यही पूछा कि भाई इसमें ABC क्या है। अब ए क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन, बी क्या है? 8 प्रोटॉन, सी क्या है? हम कहते हैं 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमें यहां से मैच कर रहा है? बिल्कुल। तो इस इक्वेशन को देखते ही आप बाकी सबको एक्सक्लूड करके आंसर नंबर 1 कर दोगे कि 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 2 अमोनिया, फर्स्ट ऑप्शन। एनसीईआरटी की सीधी इक्वेशन। और ऐसे क्वेश्चंस नीट में भी आते हैं, नीट के पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ABC मेंशन करते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, क्योंकि उनको चेक करना है कि बच्चे की मेमोरी कितनी शार्प है, क्योंकि अगर शार्प मेमोरी का होगा तो डॉक्टर भी अच्छा बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम के अंदर, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, और इसको आपको सॉल्व भी करना है, प्योर एनसीईआरटी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरोफिल सिंथेसिस। सिंपल सी बात है बच्चे कि क्लोरोफिल के हरित लवक के अंदर हम बात करते हैं कौन से तत्व हरित लवक के संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, हिंदी में पर्णहरित होना चाहिए यहां, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन से तत्व पर्णहरित के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? हरित लवक तो कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनल है, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरोफिल सिंथेसिस। क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? और आप इसमें याद रखिए, जब हम क्लोरोफिल का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं C55 H72 O5 N4 Mg। ये फॉर्मूला क्लोरोफिल ए का है, और सभी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट होता है। मैं पहले भी क्लासेस के अंदर ये डिस्कस करता ही हूं बच्चों के साथ। आप बताइए कि मैग्नीशियम तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, तो ये तो इसके सिंथेसिस के लिए जरूरी है ही 100%। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, पेज नंबर 197 पे जाएंगे तो मिनरल्स के फंक्शन में आयरन में लिखा हुआ है कि इट इज आल्सो एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफिल। कि क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए ना इक्वेशन पढ़ाता हूं मैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम A प्लस ग्लाइसिन और कन्वर्ट होता है प्रोटोक्लोरोफिल में। और हम कहते हैं कि जो प्रोटोक्लोरोफिल है, इस प्रोटोक्लोरोफिल को जब लाइट मिलती है तो क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो जाता है, लाइट मिलती है तो वो क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्लोरोफिल बनाने के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा? प्रोटोक्लोरोफिल, एक केमिकल कंपाउंड है, और इसका फॉर्मेशन करने के लिए ये इक्वेशन चलाना जरूरी है। और इस इक्वेशन के जो एंजाइम है उनको इंड्यूस करने का काम कौन करता है? हम कहते हैं आयरन। इसका मतलब आयरन जो है वो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट तो नहीं है, लेकिन क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है। और ये दोनों बातें एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन है। मैग्नीशियम के अंदर भी मेंशन है कि क्लोरोफिल के लिए एसेंशियल है, और आयरन के लिए भी मेंशन है कि क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। तो आप देखिए कि यहां पहला ही ऑप्शन है हमारे पास आयरन और मैग्नीशियम वाला, बाकी तो मॉलिब्डेनम है, कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर, कैल्शियम। तो हम सीधा आंसर देंगे कि आयरन एंड मैग्नीशियम आर एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। पर्णहरित के संश्लेषण के लिए आयरन और मैग्नीशियम का होना कंपलसरी है। मैग्नीशियम इसलिए क्योंकि वो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल पार्ट है, और आयरन इसलिए क्योंकि वो जो क्लोरोफिल है बच्चे, उसका सिंथेसिस करने वाली केमिकल रिएक्शन के एंजाइम का इंडक्शन करवाता है। और ये लाइन एनसीईआरटी में मेंशन भी है कि आयरन क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है आयरन के अंदर। तो इसका आंसर सही जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं। इन्होंने लिखा है कि हाउ मेनी थिंग्स इन द लिस्ट गिवन बिलो आर नोट रिक्वायर्ड फॉर द एटीपी फॉर्मेशन थ्रू द केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इन द ग्रेना थाइलेकोइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में पढ़ेंगे तो हरित लवक की ग्रेना थाइलेकोइड में रसोपरासरणीय सिद्धांत से एटीपी निर्माण के लिए नीचे दी गई सारणी में से किन किन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। सिंपल बात समझ लेते हैं। एक थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में पिगमेंट सिस्टम थे PS2 और PS1। इन दोनों के बीच में एक प्रोटॉन पंप PQ काम करता है, और हम कहते हैं कि PS2 पर जब लाइट गिरती है और PS1 पर जब लाइट गिरती है तो इनसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बनाएंगे NADPS2 को,
और इधर जो लाइट गिरेगी वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे PQ के पास और PS1 के पास, और PQ यहां से प्रोटॉन्स को बाहर, कौन था, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा से कहां डाल देगा, ल्यूमेन में। किसको डालेगा, प्रोटॉन्स को। लेकिन PS2 के पास जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी आई है वो इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी करके देता है वाटर, और साथ में वाटर से प्रोटॉन्स निकलते हैं। तो कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो प्रोटॉन्स हैं वो लगातार इकट्ठे होते जा रहे हैं, कहां पर, ल्यूमेन में। तो ल्यूमेन में डेवलप हो जाता है कौन, हम कहते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। और जब ये ग्रेडियंट टूटेगा, किसके थ्रू टूटेगा, तो हम कहते हैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में F0 और F1 पार्टिकल होते हैं यहां, जिनको एनसीईआरटी ने नए एडिशन के अंदर CF0 और CF1 मेंशन कर दिया है। C स्टैंड फॉर द क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो जब ये H+ आयन यहां से बाहर निकलेंगे तो निकलते टाइम जो F0 है उसके एक्सिस पर रोटेशन की वजह से F1 में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है और F1 पार्टिकल पर ATP का फॉर्मेशन होता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। तो बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, synthesis of the ATP through the creation of the proton gradient, this whole scheme is called as the chemiosmotic hypothesis। इस पूरे के पूरे प्रक्रिया को हम कहते हैं रसोपरासरणीय सिद्धांत, जिससे हम संश्लेषण कर रहे हैं किसका, ATP का। तो हमें क्या क्या चाहिए, हम कहते हैं कि भाई एक तो हमें थाइलेकोइड मेम्ब्रेन चाहिए, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन चाहिए, दूसरा हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, तीसरा हमें PQ प्रोटॉन पंप चाहिए, और चौथा हमें F0 और F1 पार्टिकल मींस ऑक्सीसोम चाहिए। ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये बेसिक रिक्वायरमेंट तभी काम करती हैं जब PS1 पर और PS2 पर क्या गिरती है, लाइट गिरती है। तो ये भी मेरी एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कौन करता है, वाटर। तो ये भी मेरी एक जरूरत बन जाती है। तो अब लिस्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि भाई ATP चाहिए। बोलो ATP नहीं चाहिए, ADP लिखते तो शायद मैं आंसर में हां करता, क्योंकि ADP से ATP बन रहा है। ATP बनने के प्रोसीजर को हम केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। तो मुझे ATP नहीं चाहिए, मुझे ADP चाहिए। तो इसका मतलब ये तो मेरा क्रॉस हो गया। फिर उन्होंने कहा कि सेमी या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए। बिल्कुल चाहिए, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के बिना हम चला ही नहीं सकते, क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर ही ETS चलेगा, तो मुझे मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी। फिर कहा प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए। बिल्कुल चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट भी चाहिए। प्रोटॉन पंप चाहिए। बिल्कुल चाहिए, PQ प्रोटॉन पंप होगा तभी तो हम अच्छे से ग्रेडियंट डेवलप कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से। ATPase चाहिए। ATPase F0 F1 पार्टिकल पर F1 पर ATP का सिंथेसिस हो रहा है ना, तो इसे हम ATPase कह रहे हैं। तो ये भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। वाटर भी चाहिए, बिल्कुल। जो PS2 से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनको बैलेंस कौन करेगा, वाटर ही तो करेगा, ये भी चाहिए। लाइट चाहिए, बिल्कुल जी, लाइट भी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां लाइट अगर गिरेगी तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसलिए तो ATP का सिंथेसिस दिन के टाइम पे चल रहा है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। लाइट रिएक्शन चलती है दिन में, रात में चलती ही नहीं है ना। और लास्ट इन्होंने लिखा है CO2। यहां मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मैं क्लियर कर दूं कि एग्जामिनर आपको CO2 मेंशन करके नहीं देगा, पहली चीज। दूसरा, अगर वो CO2 मेंशन करके देंगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में डायरेक्टली टर्म लिखेंगे, अगर उनको CO2 एक्सक्लूज करनी है तो। क्योंकि इस क्वेश्चन का जो मैंने आंसर देखा है वो आंसर आपको थर्ड ऑप्शन दे रखा है 2, और 2 में उन्होंने एक तो ATP को मान लिया और दूसरा CO2 को। ये बात ठीक है कि भाई ATP और CO2 लाइट रिएक्शन के लिए नहीं चाहिए, लेकिन ये बात गलत हो जाती है, डायरेक्टली नहीं चाहिए। वरना आप ये भी याद रखो कि CO2 के बिना हम लाइट रिएक्शन को चला ही नहीं सकते। रीजन बता देता हूं। डार्क रिएक्शन में हम CO2 का यूटिलाइजेशन करते हैं ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब देखो CO2 में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, और ग्लूकोज में कार्बन और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी है। तो वो हाइड्रोजन कौन देगा, तो हम कहते हैं वो हाइड्रोजन NADPS2 देगा, और वापस यहां से NADP बन के जाएगा, जो कि फिर से NADPS2 को बनाएगा। इसका मतलब जब तक आपके पास NADP फ्री नहीं है तब तक आप इस फ्लो को अच्छे से पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए CO2 भी जरूरी होती है लाइट रिएक्शन के साथ साथ। अगर आप किसी प्लांट को CO2 देते ही नहीं, CO2 फ्री सिस्टम में रखते हैं, तो उसमें आप लाइट देते रहिए प्लांट को, लेकिन आप याद रखिए बच्चे कि उसका जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर लाइट रिएक्शन चलेंगी नहीं, क्योंकि उसके पास NADP फ्री बचेगा नहीं, है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनमें से आंसर आपको थर्ड दिया गया है। मैं आंसर में करेक्शन नहीं बोल रहा हूं आपको, ये आपको क्लियर कर दूं, लेकिन मैं आपका कॉन्सेप्ट ठीक कर रहा हूं ताकि एग्जाम में आप +4 करके ही आए। यहां पर तो आंसर 2 रहेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन की हमारी जो वर्थ है उसकी डिमांड ये है कि वो पूछना चाह रहे हैं कि भाई किस किस की जरूरत नहीं है। तो मैं कहता हूं कि ATP और CO2 की मुझे इस केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में कहीं जरूरत नहीं है, लेकिन ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से जो हम ATP बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे लाइट की प्रेजेंस में, वो बिना CO2 के भी पॉसिबल नहीं है।
इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर डायरेक्टली यहां पर ऐड होता तो मैं CO2 को एक्सक्लूड करता। तो अभी के लिए आपको एक्सक्लूड करके चलना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसी लैंग्वेज का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो CO2 ऑप्शन में नहीं होगा, या तो CO2 ऑप्शन में नहीं होगा, और अगर CO2 ऑप्शन में होगा तो डायरेक्टली टर्म लगी होगी, तभी आप इसको एक्सक्लूड करेंगे। तो अभी आपके आंसर की में जो मैंने आंसर देखा है वो इसका आंसर थर्ड दे रखा है, सेकंड ऑप्शन है। मतलब दो चीजें बता रखी है उन्होंने, दो कंपोनेंट बता रखे हैं, थर्ड ऑप्शन आंसर दे रखा है। लेकिन उनको एक्सक्लूड यहां से आपको CO2 को भी करना पड़ेगा, क्योंकि CO2 भी इसके लिए चाहिए। लेकिन अब बात यह है कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बिना CO2 के भी चल जाती है। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन प्योरली क्वेश्चन किसका है? तो क्वेश्चन तो हमारे पास बोलो ग्रेना थाइलेकोइड का है, और ग्रेना थाइलेकोइड और क्लोरोप्लास्ट की बात है तो मतलब लाइट एसेंशियल है, लाइट एसेंशियल है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बच्चे हमें दे रखा है वो उन्होंने थर्ड आंसर दे रखा है, दो ऑप्शन CO2 और ATP। 116 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया कि व्हाट इज ट्रू फॉर द कैम प्लांट्स। कैम प्लांट्स के लिए ट्रू क्या है, कि मतलब वो बातें आपको चूज करनी है जो सही है, जो सही नहीं है उनको छोड़ना है। तो CAM क्रैसुलेशन, एसिड मेटाबॉलिज्म पादपों के लिए क्या सत्य है? न्यून तापमान पर वातावरण अनुकूलित, अडेप्टेड टू कोल्ड क्लाइमेट। तो आप बताइए कि भाई जो कैम प्लांट्स होते हैं एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस में होते हैं। एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस होने का मतलब है रेत के टीले मान लो आप, कैक्टस, ओपेंशिया, यूफॉर्बिया, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और इनके अंदर आपको बताना है कि वहां वाटर की कमी की वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हाई होता है, तो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं ये। तो ये बात सही नहीं है। दूसरा है कि स्टोमेटा आर स्कोटो एक्टिव, तमोक्रियाशील, मतलब ओपन इन नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे। स्टोमेटा दो तरह के होते हैं, फोटो एक्टिव और स्कोटो एक्टिव। फोटो एक्टिव दिन में खुलते हैं, रात को बंद होते हैं। स्कोटो एक्टिव रात को खुलते हैं, दिन में बंद होते हैं। तो आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें लिखा गया स्कोटो एक्टिव। तो आप बताइए कैम प्लांट्स जो होते हैं वो है ही ऐसी जगह पे जहां पानी की बहुत कमी है, इसलिए स्टोमेटा वो दिन में अपने बंद रखते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। फिर लिखा है कि शोइंग क्रेंज टाइप ऑफ द लीफ एनाटॉमी, क्रेंज प्रकार की पत्ती शारीरिकी दर्शाता है। आप बताइए ये कैरेक्टर C4 प्लांट्स का है, C4 प्लांट्स का है, कैम का नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है? जातिवृत्तीय रूप से C4 पादपों से विकसित है, फाइलोजेनेटिकली एडवांस देन द C4 प्लांट्स। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, यहां पर बच्चा क्या है, जब प्लांट्स को पढ़ता है तो पहले वो C3 पढ़ता है, फिर C4 पढ़ता है, फिर कैम पढ़ता है। तो उसको लगता है कि मैं C3 के बाद C4 पढ़ रहा हूं, C4 के बाद मैं कैम पढ़ रहा हूं, तो कैम प्लांट्स जो है वो ज्यादा एडवांस है। पढ़ते हम इनको क्या है C4 के बाद, लेकिन ये ज्यादा एडवांस है। ये बात ठीक नहीं है। इसमें आपको समझना है कि इवोल्यूशन में पहले अर्थ पे प्लांट आए C3 के बाद प्लांट आए C4। लेकिन आपको याद रखना है कि कैम प्लांट्स एक पैरेलल इवोल्यूशन का एग्जांपल है। उन्होंने अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को इवॉल्व किया है। इसका मतलब C3 और C4 जब चल रहे थे तो साथ में इवोल्यूशन कैम प्लांट्स का भी हुआ है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ये आपको C3 और C4 में तो पढ़ना है कि भाई C3 एडवांस नहीं है, C4 एडवांस है, लेकिन कैम को कोई एडवांस या प्रिमिटिव नहीं बताना आपको। आप बताइए ये तो भाई अपने ड्राई, एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस के लिए अडेप्टेबल होते हैं, इसलिए हमें ये बताते हैं कि भाई ये पैरेलल इवोल्यूशन का एग्जांपल है। तो ये आपको एडवांस नहीं बताने, एडवांस तो C4 ही बताने हैं आपको। इसलिए इन्होंने लिखा कि फाइलोजेनेटिकली एडवांस देन द C4। फाइलोजेनिक टर्म भी जब भी आ गई मतलब इवोल्यूशन की बात हो गई। तो वो कह रहे हैं कि इवोल्यूशनरी जो है वो कैम प्लांट C4 से ज्यादा एडवांस है। तो आप बताइए बिल्कुल नहीं, एडवांस तो C4 ही है। ये तो पैरेलल इवोल्यूशन का क्या है, एग्जांपल है अपने एनवायरनमेंट के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चे वो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हमारे लिए यहां पर लग रही है, हमें B स्टेटमेंट, जो कि हमें ट्रू लगती है किसके लिए, कैम प्लांट्स के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ओनली B, ओनली B। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। 117 नंबर पेज पे क्वेश्चन पे क्या बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग फोटोकेमिकल फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोकेमिकल फेज, इसका मतलब लाइट रिएक्शन की बात हो रही है क्योंकि फोटो टर्म आ गया, फोटो टर्म आ गया। तो फोटोकेमिकल फेज, तो देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक प्रवस्था के दौरान क्या क्या हो रहा है। जब आप लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो यहां CO2 का सीन है ही नहीं, CO2 का सीन है ही नहीं, अभी तो अपने को यही चलना है। तो हम कहते हैं कि जल ऑक्सीकृत हो जाता है और NADP अपचयित हो जाता है। मतलब वही थाइलेकोइड का डायग्राम बनाइए आप। इस थाइलेकोइड के डायग्राम में ये PS2, PS1 से इलेक्ट्रॉन गए NADP के पास और बन गया NADPS2। सही है। अब NADPS2 के पास इलेक्ट्रॉन गए तो इसका मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है।
और PS2 से इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कौन करता है, तो हम कहते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करता है कौन, वाटर। तो इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो वाटर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। NADP का क्या हुआ है, रिडक्शन। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप बताइए वाटर का क्या हो गया कि ऑक्सीडेशन हो गया है, NADP में इलेक्ट्रॉन्स जुड़े हैं तो इसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। बात बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि वाटर गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड NADP गेट रिड्यूस्ड, मैच हो रही है बात, इसका मतलब आंसर दे सकते हैं हम फर्स्ट, लेकिन उसके लिए बाकी तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तभी हम आंसर दे पाएंगे। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि CO2 अपचयित हो जाती है और जल ऑक्सीकृत हो जाता है। CO2 गेट रिड्यूस एंड वाटर गेट ऑक्सीडाइज्ड, CO2 गेट रिड्यूस्ड एंड वाटर गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो आप बताइए लाइट रिएक्शन की बात चल रही है, CO2 का सीन ही नहीं है ना, इसको छोड़ते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन में लिखा है CO2 व जल दोनों ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तो CO2 का तो सीन ही नहीं है ना फोटोकेमिकल रिएक्शन में, NADP और वाटर का ही सीन है, क्योंकि CO2 तो डार्क रिएक्शन में काम आती है, इसलिए तीनों ऑप्शन को हम CO2 देखकर ही एक्सक्लूड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन पढ़े तो CO2 गेट रिड्यूस एंड NADP हैज टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो NADP जो है बच्चे वो रिडक्शन ही होता है उसका। और ये फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, लेकिन ये फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये डार्क रिएक्शन के लिए ठीक है, और हमारा क्वेश्चन जो है वो फोटोकेमिकल फेज के लिए, मतलब लाइट रिएक्शन के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन जाएगा कि जल का, वाटर का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और NADP का हो रहा है रिडक्शन, जिससे कि NADPH2 बनता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 117 का जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चे, वो कौन सा आंसर आएगा, तो हम कहेंगे कि 117 का करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि फॉर रीजनरेशन ऑफ द 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स गेट रिक्वायर्ड, मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड इन C3 पाथवे, कि 6 RUBP अणुओं के पुनरुद्भवन के लिए कितने ATP अणुओं की आवश्यकता होगी। तो आप देखो बात चल रही है RUBP की, RUBP से बनता है PGA, PGA से बनेगा PGAL, PGAL से बनेगा RUMP और RUMP से RUBP। तो आप बताते हैं ये फर्स्ट स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, ये सेकंड स्टेप है रिडक्शन और ये थर्ड स्टेप है रीजनरेशन। सही है। अब क्वेश्चन जो है वो बेसिकली रीजनरेशन स्टेप का ही है सिर्फ। और आप बताइए अगर हम एक CO2 को अंदर लाते हैं तो यहां पर हम 2 ATP खर्च करते हैं, 2 ATP खर्च करते हैं, और हमसे पूछा गया है कि भाई रीजनरेशन स्टेप में कितने, तो हम कहते हैं रीजनरेशन स्टेप में 1 ATP खर्च होता है, 1 ATP 1 ADP में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब अगर हम रीजनरेशन स्टेप की बात कर रहे हैं तो रीजनरेशन में तो एक CO2 के लिए, एक RUBP के लिए 1 ATP लगता है एक साइकिल के अंदर। लेकिन आप सोचिए अगर आपको ग्लूकोज बनाना है तो आप 6 CO2 लाओगे और 6 RUBP यूज करोगे, सही है, तो पूरा साइकिल मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। तो 6 RUBP के लिए रीजनरेशन स्टेप के अंदर अगर एक बार में 1 ATP लग रहा है तो आप बताओ 6 बार में 6 ATP लगेंगे, तो सीधा आंसर जाएगा फोर्थ ऑप्शन कि 6 ATPs जो है बच्चे वो चाहिए, 6 ATP हमें चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन केवल रीजनरेशन का है, पूरे केल्विन साइकिल का नहीं है। पूरे केल्विन साइकिल का होगा तो 6 RUBP के लिए 18 ATP लगेंगे, क्योंकि 12 यहां लगेंगे 6 यहां लगेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ रीजनरेशन का पूछा है इसलिए केवल 6 ATP आंसर देंगे हम। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो स्टेटमेंट्स हैं, 119 नंबर क्वेश्चन है ये, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपसे पूछी गई हैं। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, तो बढ़िया से करना है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली, आप इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़िए। ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ऑन गैसेस नीड, ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ऑन गैसेस नीड, पादपों का प्रत्येक भाग अपनी गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता का ख्याल रखता है, बिल्कुल रखता है। यहां आप ये भी बता सकते हैं कि कैसे रखता है, तो आप बताइए स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के थ्रू, बताइए रंध्र और वातवंध्र रंध्रों के द्वारा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पौधे के हर प्लांट पार्ट पर, चाहे रूट है, स्टेम है, लीफ है, इन पर क्या होते हैं, स्टोमेटा और लेंटिसल्स होते हैं, जिससे ये खुद अपना गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा, पादपों में गैसों के आदान प्रदान की बहुत अधिक मांग होती है, प्लांट शो द ग्रेट गैसेस डिमांड फॉर द गैसेस एक्सचेंज, तो ये बात ठीक नहीं है। आप बताइए प्लांट अपने गैसेस एक्सचेंज का खुद ख्याल रखता है, हम पहले पढ़ के आए हैं ऊपर फर्स्ट में। और आपको यह भी याद रखना है कि प्लांट की ज्यादा डिमांड नहीं होती। एक सिंपल सी बात है कि भाई हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। आप सांस लेते हैं
तो हमने क्या खींचा है? ऑक्सीजन। और अगर मैं पूछूं कि ऑक्सीजन कहां से आई, तो बोलो प्लांट से। तो जो प्लांट खुद ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है उसको ज्यादा गैसेस एक्सचेंज करने की कहां जरूरत है? वो तो उसको जाके कहो ना कि भाई तू ज्यादा गैसेस एक्सचेंज क्यों नहीं कर रहा, या तू ज्यादा O2 क्यों नहीं ले रहा, तो वो कहता है कि जो आप O2 ले रहे हो वो भी मैं दे रहा हूं। तो फिर उसको डिमांड कहां है ज्यादा? इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। थर्ड है सी में कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस आर एक्सचेंज ड्यूरिंग ओनली रेस्पिरेशन। श्वसन के दौरान गैसों का अत्यधिक आदान प्रदान होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। आप बताइए, लीफ के अंदर डे टाइम के अंदर अगर हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की बात करें तो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का 10 टाइम चलता है, और डे टाइम में आप बताइए उसकी सारी की सारी CO2 की डिमांड वो एटमॉस्फेयर से कंप्लीट करता है और एटमॉस्फेयर में O2 को रिलीज करता है। इसका मतलब जितनी उसको CO2 चाहिए उसका मैक्सिमम हिस्सा वो एटमॉस्फेयर से लेता है, और जितनी उसने O2 निकाली है उसका मैक्सिमम हिस्सा वो एटमॉस्फेयर में निकाल देता है, क्योंकि रेस्पिरेशन बहुत स्लो होता है प्लांट्स के अंदर, क्योंकि प्लांट्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो सिंपल बात है, ये अगर स्टेटमेंट में लिखता कि फोटोसिंथेसिस के दौरान गैसों का अत्यधिक आदान प्रदान होता है तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती, लेकिन उन्होंने श्वसन लिखा है, रेस्पिरेशन लिखा है, तो रेस्पिरेशन तो प्लांट में ऑलरेडी स्लो है, कम है तो उसको ज्यादा डिमांड है ही नहीं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो सी स्टेटमेंट भी गलत है। फोर्थ पढ़ते हैं, प्लांट शो द वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। पादपों में गैसों का परिवहन एक भाग से दूसरे भाग तक बहुत कम देखा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। याद रखिए, डू प्लांट ब्रीथ के अंदर ये चारों लाइनें हैं, लेकिन इनमें से बीच वाली दोनों में जो मैंने गलत करी है वो सही नहीं है, बात क्लियर कर चुका हूं मैं। लेकिन डी वाली स्टेटमेंट के बारे में ठीक है। हमारी बॉडी में गैसेस का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए हमारे पास ब्रीथिंग सिस्टम भी डेवलप्ड है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी डेवलप्ड है, हार्ट है, लंग्स है, सब है, आर्टरी, वेन, पल्मोनरी आर्टरी सब। लेकिन प्लांट्स को जरूरत नहीं है, इसलिए प्लांट के पास ना हार्ट, ना प्लांट के पास लंग्स, ना आर्टरीज, ना वेन्स, क्योंकि उनको गैसेस का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना ही नहीं होता। अगर गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है तो बहुत कम डिस्टेंस तक होता है। और एनसीईआरटी पेज नंबर 176 पे जो सिंपल डिफ्यूजन है ना मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट में, पहले पैराग्राफ के लास्ट में एनसीईआरटी ने ये बात लिखी है कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज के लिए डिफ्यूजन ओनली मीन, केवल और केवल डिफ्यूजन ही है जिससे प्लांट गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो सिंपल सी बात है बच्चे कि यहां आपको याद रखना है कि डिफ्यूजन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है। तो उन्होंने अब हमसे पूछा है कि उपरोक्त दिए गए कथनों में से कितने कथन गलत हैं, इनकरेक्ट हैं, तो आप बताइए 2, बी और सी गलत हैं। और अगर इसमें गलत की जगह, इनकरेक्ट की जगह करेक्ट होता तो भी आप इसको क्या कर सकते हैं, आंसर 2 ही आएगा, क्योंकि 2 ठीक है 2 गलत है ना, 4 स्टेटमेंट में। तो 119 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस NADH H प्लस प्रोड्यूस्ड व्हेन, कि भाई ग्लाइकोलाइसिस के दौरान NADH H प्लस कब बनता है, NADH2 का फॉर्मेशन कब होता है, बाय डिफॉल्ट बात यही पूछी जा रही है। आप बताइए, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ग्लूकोज से फॉर्मेशन होना पायरुविक एसिड का, और जब आप ग्लूकोज से पायरुविक एसिड की बात करते हैं तो आप बताते हैं कि 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनते हैं, है ना, और 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाने के लिए आप 2 ATP खर्च करते हैं, 4 ATP बनाते हैं और 2 NADH2 बनाते हैं। लेकिन ये दोनों NADH2 बनते एक ही रिएक्शन में है, मतलब रिएक्शन का टाइप एक है लेकिन रिएक्शन चलती 2 बार है, एक बार PGL से और दूसरी बार DHAP से। वो रिएक्शन है कौन सी, आप बताइए। जिस रिएक्शन में 3PGAL से 1,3-DiPGA बनता है, मतलब ग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्ट्स इनटू एसिड, ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्ट्स इनटू ग्लिसरिक एसिड। इस रिएक्शन के अंदर आप बताएंगे कि जो NAD+ है वो NADH2 में कन्वर्ट होता है। तो इस चारों ऑप्शन में से अगर हम देखें तो पहले ऑप्शन में तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के कन्वर्जन की बात है, तो हमें बिल्कुल नहीं डिस्कस करना है इसके बारे में। दूसरे में भी फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट की बात है, तो इसको भी डिस्कस नहीं करना, क्योंकि NADH2 पूरी 10 रिएक्शंस में एक ही रिएक्शन में बनता है, PGL से PGA बनते टाइम। फिर उन्होंने थर्ड ऑप्शन लिखा कि 1,3-बिसफॉस्फेट फॉस्फेट ग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में परिवर्तित होता है, मतलब इन्होंने उल्टा लिख दिया। इनने कहा थर्ड ऑप्शन में कि ग्लिसरिक एसिड ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि गलत बात है। होना चाहिए कि ग्लिसरल्डिहाइड ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कि 3PGAL जो है वो 1,3-DiPGA या बिस PGA में कन्वर्ट हो रहा है, और उस टाइम पे NADH2 बनते हैं
तो ये बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 120 का जो आंसर सही आएगा वो आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। 121 में आते हैं। उनने कहा कि इन बार्ले स्टेम वेस्कुलर बंडल्स आर। जौ में सबसे पहले तो ये समझो कि जो बार्ले है वो मोनोकोट है, और जो मोनोकोट का स्टेम होता है उसके कॉर्टेक्स वाले रीजन में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो स्कैटर्ड रहते हैं रैंडमली, और मोनोकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती, इसका मतलब उसमें कैम्बियम नहीं बनती। कैम्बियम नहीं बनती, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इसका मतलब क्लोज्ड भी है। कैम्बियम बने तो ओपन, नहीं बने तो क्लोज्ड। अब आप बताइए, पहले में लिखा है क्लोज्ड एंड रेडियल, बोलो गलत बात, स्कैटर्ड है, रेडियल है ही नहीं। दूसरे ऑप्शन में लिखा है ओपन एंड स्कैटर्ड, स्कैटर्ड है लेकिन ओपन नहीं है। ओपन कब होते हैं? जब कैम्बियम बनती है, और यहां कैम्बियम का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा। थर्ड में लिखा है बंद और छितराए। छितराए मतलब हो गया क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड। क्लोज है क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट है, सही है, स्कैटर्ड भी है और सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं हो रही। तो ये पहले क्लियर कर चुका हूं, तो इसको मैं आंसर बोल सकता हूं। तो पहला और दूसरा तो हम एक्सक्लूड कर चुके हैं, थर्ड को हम आंसर बता रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्थ को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि गलत है। और फोर्थ ऑप्शन में लिखा है खुले और एक छल्ले के रूप में, ओपन एंड इन ए रिंग। इन ए रिंग का मतलब है जैसे डाइकोट स्टेम में आप पढ़ते हो ना वेस्कुलर बंडल्स को, तो वेस्कुलर बंडल ऐसे एक रिंग में प्रेजेंट होते हैं यूं, और उनके बीच में एक कैम्बियम रिंग बन जाती है यूं ऐसे। और ऐसा सीन यहां पर है ही नहीं, क्योंकि यहां वेस्कुलर बंडल जो है वो स्कैटर्ड है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जाएगा वो थर्ड ऑप्शन जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन आएगा वो आएगा क्लोज्ड और स्कैटर्ड टाइप के, किसमें? बार्ले के अंदर। आगे बढ़ते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रिडक्शन ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल रिडक्शन। रिडक्शन मतलब है रिड्यूस हो गया है, इवोल्यूशन के दौरान इन चीजों को खत्म कर दिया गया कि भाई ना तो उसमें वेस्कुलर सिस्टम डेवलप्ड है, ना उसमें मैकेनिकल टिश्यू ज्यादा है, ना ही उसके अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। ये किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं? सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जब वेस्कुलर टिश्यू और मैकेनिकल टिश्यू की बात आती है, तो मैकेनिकल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू हमेशा उन प्लांट्स में डेवलप हुए जो कि अर्थ की सरफेस पर इरेक्ट ग्रोथ करते हैं ऊपर की तरफ। जैसे मैं स्टेम की बात करता हूं, तो स्टेम पहली बार कहां आया? तो हम कहते हैं टेरिडोफाइट में। तो आप बताइए पहली बार वेस्कुलर बंडल भी टेरिडोफाइट में आए, क्योंकि जो जाइलम होता है, जाइलम के बेसिकली दो फंक्शन है। पहला फंक्शन तो आप कह देते हो कि कंडक्शन ऑफ वाटर है, कि जाइलम को सीधा बच्चा ऐसे याद करता है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि जाइलम डेवलप हुआ था मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, लेकिन फिर साथ में क्या किया गया कि उसका जो अंदर वाली कैविटी थी, और जो क्लोज्ड कैविटी अंदर वाली होती है जिसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, रिड्यूस हो जाता है लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से, वहां से हमने वाटर का कंडक्शन भी करवा लिया। इसलिए वुड दो तरह की होती है, एक सैपवुड, एक हर्टवुड। हर्टवुड का प्योरली काम होता है बच्चे मैकेनिकल सपोर्ट करना। हर्टवुड का प्योरली फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट करना। और जो सैपवुड होती है उससे कंडक्शन चलता है। तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनमें इनकी जरूरत नहीं होगी? तो बोलो जो जमीन पे नहीं होंगे। अब जो जमीन पे नहीं होंगे वो कहां होंगे? बोलो पानी में। अब आप 5 किंगडम पढ़ो, आप पढ़ते हो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। अब इसमें से एक बात याद रखो कि जो एल्गी है, वो पानी में, ब्रायोफाइट भी पानी के आसपास ही है। उसके बाद जब हम एंजियो तक जाते हैं, तो आप बताइए कि जितने भी प्लांट पानी के अंदर प्रेजेंट होंगे ना, उनको वेस्कुलर बंडल डेवलप करने की जरूरत नहीं है। पानी के अंदर वेस्कुलर बंडल डेवलप करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे प्लांट्स जो पानी में ग्रो करते हैं उनको हम जलोदभिद कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सीधा आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, क्योंकि बाकी सारे के सारे अर्थ पे हैं, चाहे जीरोफाइट हो, चाहे मीजोफाइट हो, एपीफाइट हो। एपीफाइट होता है जो दूसरों पर ग्रोथ करते हैं, है ना। तो ग्रोथ करने वाले प्लांट जितने भी आउटसाइड द वाटर कर रहे हैं ग्रो, उनमें सब में हो सकता है कि मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, वेस्कुलर बंडल के लिए, या कंडक्शन के लिए, या वाटर लॉस से बचने के लिए क्यूटिकल को डेवलप किया जाए। लेकिन जो ऑलरेडी पानी के अंदर ही है, उनको तो इन चीजों को डेवलप करने की जरूरत ही नहीं ना। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा बच्चे क्या? फर्स्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 122 हमने डिस्कस कर लिया है। इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। इसी सीक्वेंस में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चे, वो है 123 नंबर क्वेश्चन। कॉर्क कैम्बियम, काग, द्वितीयक वल्कुट को मिलाकर क्या कहते हैं? द कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। आप देखो कि जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हैं, तो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे क्या होता है कि ये अंदर की तरफ ना जो वेस्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम,
है ना, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। अब जाइलम फ्लोएम के अंदर की तरफ तो यहां जो कैम्बियम बनती है इसको तो कहते हैं हम वेस्कुलर कैम्बियम, लेकिन जो कॉर्टेक्स वाले रीजन में कैम्बियम बनती है उसको कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। ये कॉर्क कैम्बियम है। अब बताओ कि कॉर्क कैम्बियम डिवीजन करके नई सेल्स को बनाती है। जो टिश्यू कॉर्क कैम्बियम के बाहर की तरफ होता है, इस टिश्यू को तो हम बोलते हैं फैलम। जो अंदर की तरफ बनता है उसको कहते हैं फैलोडर्म। और बताइए कि जो कॉर्क कैम्बियम होती है उसको कहते हैं हम फैलोजन। तो अल्टीमेटली आप समझो कि जो फैलम है यही आगे जाके कॉर्क होगा, जो फैलोडर्म है वही सेकेंडरी कॉर्टेक्स होगा, और जो कॉर्क कैम्बियम है वही फैलोजन है। और तीनों को मिलाकर बोलो कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, मतलब फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म, तीनों को मिलाकर हम नाम देते हैं पेरिडर्म। तो आप देखिए क्वेश्चन में पूछा उन्होंने कॉर्क कैम्बियम, अब बताओ कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो फैलोजन को ही कहते हैं, है ना, कागजन को ही कहते हैं। फिर उन्होंने बोला कॉर्क मतलब क्या हो गया है, बोलो फैलम, तो बोलो फैलम जो है वो फैलम ही कॉर्क है, काग है। फिर उन्होंने पूछा हमसे क्या, तीसरे नंबर पे सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और बोलो जो फैलोडर्म है वही तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है। तो बचा कौन, बोलो इन तीनों को मिलाकर परिचर्म बोलते हैं। तो आप बताइए, तीनों को मिलाकर हम पेरिडर्म कहते हैं, इसलिए 123 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना सही बच्चे, वो थर्ड ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, 124 नंबर क्वेश्चन में पूछा कि क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स लैक, बात हुई। ये क्वेश्चन मोनोकोट्स के लिए है, बेसिकली एक बीजपत्री पादपों के लिए है कि संवहनीय पूल जो है वो बंद होते हैं, तो बंद संवहनीय पूल में क्या नहीं होता। तो आप बताएंगे कि अगर हम बात करते हैं मोनोकोट्स की, तो मोनोकोट्स में वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं, वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम डाइकोट्स की, तो डाइकोट्स में स्टेम की बात चल रही है, तो जो वेस्कुलर बंडल होते हैं बच्चे वो एक रिंग में होते हैं, है ना, और इसके बीच में कैम्बियम बनती है। तो बताइए जिनमें कैम्बियम बनती है वो ओपन है, सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, और जिनमें कैम्बियम नहीं बनती वो क्लोज्ड हैं। तो आप बताएंगे कि 124 नंबर पे जो क्वेश्चन है बच्चे, उसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा कैम्बियम, कि भाई इनमें कैम्बियम नहीं होती। बाकी सब है, पित्त है, ग्राउंड टिश्यू है, कंजक्टिव टिश्यू है, सब प्रेजेंट है। लेकिन क्या नहीं है, तो हम बताएंगे कि क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल जो होते हैं उनमें कैम्बियम नहीं होती। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो हम कहते हैं मोनोकोट्स का। तो ये क्वेश्चन नंबर 124 का जो सही आंसर जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे वो कौन सा है, 125 नंबर क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ द पेपिलोनेसिस कोरोला इज कॉल्ड, पेपिलोनेसी जो कुल है उसके जो दल पुंज हैं उनके मानक दल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मैं क्लियर कर दूं, पेपिलोनेसी फैमिली मतलब फाइबेसी की बात चल रही है, और उसके जब एस्टिवेशन की बात आती है ना कोरोला के, तो उसे वैक्सिलरी कहते हैं, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो सीधा ही आंसर जाएगा आपका वैक्सिलम, बाकी कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है आपको। थर्ड ऑप्शन दीजिए आप, क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 2 विंग्स होते हैं और 2 कील होते हैं जुड़े हुए यहां पर, है ना। तो आप बताइए जो स्टैंडर्ड वाला ये ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वैक्सिलम भी बोलते हैं। तो वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन में पढ़ते हैं, इसलिए सीधा आंसर जाएगा वैक्सिलम, क्वेश्चन नंबर 125 का। 126 पे आइए, ट्राई कार्पलरी सिनकार्पस गाइनोशियम इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ। ये सिर्फ आपको लैंग्वेज कंफ्यूज करने के लिए लिखी गई है। आप जब आपकी फैमिलीज आप पढ़ते हैं, 4 फैमिली है हमारे मॉर्फोलॉजी के अंदर, ब्रेसिकेसी है, फाबेसी है, लिलिएसी है और सोलेनेसी है, सही है। इनके अंदर एक फैमिली ऐसी है जिसके अंदर आपको G3 की कंडीशन मिलती है। तो बताओ ट्राई कार्पलरी है, ब्रैकेट लगा हुआ है मतलब सिनकार्पस है, और सिनकार्पस होने का मतलब ये हो गया कि ये फ्लावर किसका है, तो आप बताइए लिलिएसी फैमिली का। लिलिएसी के अंदर ऐसा है फॉर्मूले के अंदर लिखा हुआ, तो सीधा आंसर जाएगा क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन नंबर 1 की लिलिएसी। इसी सीक्वेंस में 127 पे आए तो कोटिलेडन ऑफ द मेज ग्रेन इज कॉल्ड एज। मेज का एनसीईआरटी ने हमें डायग्राम बना के दिया है सीड का, और उस डायग्राम के अंदर आपको देखना है बच्चे कि जब हम डायग्राम पढ़ते हैं तो ये तो एक एल्यूरोन लेयर है, इसको तो एंडोस्पर्म कह रहे हैं हम, एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं मोनोकोट के, और इधर एम्ब्रियो है। और आप बताइए कि ये जो कोटिलेडन है इसका डेवलप वाला, इसको तो कहते हैं स्कूटेलम। क्या कहते हैं,
स्कूटेलम। लेकिन जो रिड्यूस्ड वाला है इसको बोलते हैं एपिब्लास्ट। लेकिन अब एनसीईआरटी ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमसे किसके बारे में पूछा है, कोटिलेडन के बारे में। अब उसने ये नहीं लिखा कि डेवलप्ड या रिड्यूस्ड, तो आपको तो एक ही मान के चलना है कि मोनोकोट्स जो होते हैं उनके अंदर एक डेवलप्ड कोटिलेडन होता है और उसी की बात चल रही है, और उसको हम नाम क्या देते हैं, स्कूटेलम। तो सीधा टर्मिनोलॉजी पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, फोर्थ ऑप्शन, कि मक्का के जो सीड होते हैं, जो दाने होते हैं, उनके बीज पत्र को स्कूटेलम कहा जाता है, और एक ही बीज पत्र होता है जो उनके अंदर डेवलप्ड होता है ना। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। 128 नंबर क्वेश्चन है, द टर्म पॉलीडेल्फस इज रिलेटेड टू, कि बहुसंगी पद किसके संबंधित है। एडेल्फस कंडीशन जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं स्टेमन्स के लिए, ग्रुपिंग के लिए। मोनो एडेल्फस एक ही ग्रुप बनाते हैं, डाई एडेल्फस दो ग्रुप बनाते हैं, ऐसे हम पढ़ते हैं पॉली एडेल्फस। एक होते हैं पॉलीएंड्रस जो अलग अलग रहते हैं, ग्रुप नहीं बनाते। कौन बोलाइए, बताइए, स्टेमन्स। कौन, स्टेमन्स। और स्टेमन किसका पार्ट है, बताइए, एंड्रोशियम का। फ्लावर के अंदर 4 पार्ट है, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। और एडेल्फस टर्म जो आती है वो बेसिकली स्टेमन के लिए आती है, कि अगर जुड़े हुए हैं तो एडेल्फस कंडीशन होती है, अलग अलग हैं तो पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है। अब बताओ कि क्वेश्चन में पूछा गया पॉलीएडेल्फस, बहुसंगी, मल्टीपल ग्रुप्स बनाने वाले स्टेमन्स, तो आप बताइए स्टेमन्स किससे रिलेट करते हैं, एंड्रोशियम से। सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट, और आंसर नंबर क्या जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, है ना। इसी सीक्वेंस में 129 पे आओ। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ। रेडियल सिमेट्री, आप बताइए, ये वाला सिंबल, एक तो जाइगोमॉर्फिक, एक एक्टिनोमॉर्फिक, तो आप बताइए रेडियल सिमेट्री पूछा है मतलब फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है। अब पहला क्वेश्चन ऑप्शन जो है पाइसम है, दूसरा केशिया, ब्रेसिका और ट्राइफोलियम। ध्यान दीजिएगा कि पाइसम के बारे में बात करें, केशिया के बारे में बात करें, तो इनको एनसीईआरटी ने हमें ऑलरेडी जाइगोमॉर्फिक लिख के दिया है, जाइगोमॉर्फिक लिख के दिया है, परसेंटेज वाला सिंबल है ना। कहां पर, जहां हम पढ़ते हैं सिमेट्री ऑफ फ्लावर के अंदर ही मॉर्फोलॉजी में, वहां एग्जांपल में है, पाइसम भी है, केसिया भी है। लेकिन ट्राइफोलियम जो है बच्चे, इसमें भी जाइगोमॉर्फिक है। ये पीछे फैमिलीज के अंदर एग्जांपल है, फाबेसी फैमिली के अंदर आपको एग्जांपल मिलेगा। इसलिए बचा कौन सा ऑप्शन, तो हम कहते हैं ब्रेसिका। तो ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर आप बताइए कि एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं फ्लावर, मतलब रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 129 का जो सही आंसर जाएगा बच्चे, वो थर्ड ऑप्शन जाएगा। आप बताएंगे कि रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ द ब्रेसिका, और बाकी तीनों को आप एक्सक्लूड करके आंसर देंगे थर्ड ऑप्शन, और ऑप्शन होगा कौन सा, ब्रेसिका। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, 130 नंबर पे आते हैं कि कोकोनट फ्रूट इज। देखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर नंबर जो 5 है, उस 5 नंबर चैप्टर के अंदर 2 ही फ्रूट एनसीईआरटी ने हमें पढ़ाए हैं, एक मैंगो और दूसरा कोकोनट, और दोनों ही किसके एग्जांपल हैं, ड्रॉप के। डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चे, सीधा आंसर है, और आप बताइए कि वो कौन से फ्रूट्स हैं, ड्रप फ्रूट हैं। इनको अस्टिल फ्रूट कहा जाता है क्योंकि इनकी जो एंडोकार्प होती है वो हार्ड होती है। आप मैंगो के अंदर गुठली देखेंगे तो गुठली बीज नहीं है, बीज गुठली के अंदर है, गुठली के बाहर से जो हार्ड है वो फ्रूट का ही पार्ट है। एंडोकार्प हार्ड होती है, अस्टिल बोलते हैं इसको हम, ड्रुप टाइप के फ्रूट। ऐसा ही कोकोनट के साथ है। कोकोनट के अंदर से जब आप मीजोकार्प छील देते हैं ऊपर से फाइब्रस, तो अंदर से जो हार्ड पोर्शन निकल रहा है वो भी क्या है, तो हम कहते हैं वो भी उसकी एंडोकार्प है बच्चे। फ्रूट के लिए हार्ड होती है, स्टोनी होती है। इस टाइप के फ्रूट्स को जिनकी एंडोकार्प हार्ड होती है उनको ड्रुप कहा जाता है। और नारियल मतलब कोकोनट और मैंगो आम दोनों ही किसका एग्जांपल है, तो हम कहते हैं कि भाई ड्रुप टाइप के फ्रूट्स का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 130 का जो सही आंसर जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन जाएगा। वहीं आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फॉल्स फ्रूट्स की जो आभासी फल हैं, फॉल्स फ्रूट हैं, वो उनका एग्जांपल बताइए। अब फॉल्स फ्रूट में एक तो बाय डिफॉल्ट जो हमें पड़ा हुआ एग्जांपल है हमारे लिए, वो कौन है, हम कहते हैं सेब, एप्पल, ठीक है। दूसरा अगर एग्जांपल की बात करें हम, तो हम कहते हैं स्ट्रॉबेरी। ये दोनों एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी के है ना, ये दोनों ही एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी के हैं फॉल्स फ्रूट में। लेकिन ये फॉल्स फ्रूट हमें पढ़ाए कहां गए हैं, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म में, 12th क्लास के एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर के अंदर। लेकिन मॉर्फोलॉजी पढ़ाते टाइम आपको ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट का डिफरेंस बताते टाइम इनके बारे में बात की जाती है कि फॉल्स फ्रूट जो होते हैं उनमें जो एडिबल पार्ट होता है वो अदर देन ओवरी होता है, कि अगर ओवरी मैच्योर होकर खाने लायक है तो फिर तो वो ट्रू फ्रूट है, लेकिन उसके अलावा कोई है तो फिर हम उसको कहते हैं क्या, फॉल्स फ्रूट। सही है बात या नहीं। और इसमें देखो हर ऑप्शन के अंदर 3-3 ऑप्शन है, लेकिन एप्पल और स्ट्रॉबेरी दोनों एक के अंदर आ रहे हैं, और वो ऑप्शन नंबर 2 है, स्ट्रॉबेरी और सेब। लेकिन यहां एक एग्जांपल, यहां काजू का भी लिखा हुआ है,
कैश्यू नट का भी लिखा हुआ है, इसे नट एप्पल के नाम से भी जानते हैं इनके फ्रूट को। इनका जो थैलेमस होता है ना बच्चे, वो फूल जाता है, फूल जाता है। कभी आप ऐसे मौका नहीं मिलेगा आपको, एनसीईआरटी के अंदर तो इसका डायग्राम है नहीं, लेकिन कभी मौका मिले आपको कहीं डायग्राम देखने का या कैश्यू नट को आप सर्च करें तो आपको पता चलेगा उनका नीचे का जो थैलेमस वाला पोर्शन होता है वो फूल जाता है, फूला हुआ होता है फूड स्टोरेज की वजह से। नट एप्पल के नाम से जानते हैं इसको हम। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कैश्यू नट होता है बच्चे वो भी फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि उसमें भी थैलेमस जो है वो फूला हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जाएगा वो सेकंड ऑप्शन जाएगा 131 में। 132 की बात करें तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, छोटा क्वेश्चन लेकिन खतरनाक वाला है ना, पेपर में जैसा आता है वो वाला। फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड इज कैटालाइज्ड बाय। आप बताइए कि भाई CONH की बात चल रही है, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड है, सही है, दो अमाइनो एसिड्स के बीच में बनता है। जब पेप्टाइड बॉन्ड की बात आती है तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता कहां है? हम बताते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बनता है राइबोसोम पर। आप बताइए कि भाई राइबोसोम की जो स्मॉल सब यूनिट होती है उस पर mRNA जुड़ा होता है ना, और फिर वो स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट पे जाती है। लार्ज सब यूनिट पे एक साइट होती है E साइट और एक होती है P साइट, और P साइट को हम पेप्टाइडल सिंथेज एंजाइम बताते हैं वहां पर, क्योंकि जो पेप्टाइडल सिंथेज एंजाइम होता है ना बच्चे, वो दो अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनाता है? हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। कौन? पेप्टाइडल सिंथेज एंजाइम। अब बताइए पेप्टाइडल सिंथेज एंजाइम जो है वो 23S rRNA होता है, rRNA होता है। और बताइए जो rRNA है 23S rRNA पेप्टाइडल सिंथेज एंजाइम है, और ये एक न्यूक्लिक एसिड है। अब जब आप एंजाइम वाला पोर्शन शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, लेकिन सारे नहीं, कुछ एंजाइम्स आरएनए भी होते हैं, ऐसा एनसीईआरटी लिखती है, इसलिए उसने मेंशन किया ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, है ना। तो आप बताइए कि भाई पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लिक एसिड। अब यहां देखो प्रोटीन भी एंजाइम होते हैं और न्यूक्लिक एसिड भी एंजाइम हो सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को हमने एंजाइम्स की फॉर्म में नहीं पढ़ा है। तो आप बताएंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाला जो एंजाइम है ना वो एक न्यूक्लिक एसिड होता है, वो एक आरआरएनए होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा थर्ड आंसर जाएगा न्यूक्लिक एसिड। अब बच्चा क्या इसको रिलेट नहीं कर पाता कि यार अमाइनो एसिड में न्यूक्लिक एसिड कहां आ गए। आप बताइए अमाइनो एसिड को जोड़ने वाला जो एंजाइम होता है वो आरआरएनए होता है, लार्ज सब यूनिट पर P साइड पर, जो कि अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है और पॉली पेप्टाइड चेन बनती है, या अमाइनो एसिड की एक लंबी सीक्वेंस बनती है जिसको हम प्रोटीन कहेंगे आगे चल के, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 132 का जो सही आंसर जाएगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। इसी सीक्वेंस में 133 को देखते हैं तो लिखा गया कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ इज, एनसीईआरटी पेज नंबर 142 है, वहां से सीधा ही लिया गया है क्वेश्चन, डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी की, और कहा गया है कि एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो कोलेजन है, और पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा कौन है? रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम या रुबिस्को प्रोटीन? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। बच्चा कहता है कि सर रुबिस्को तो एंजाइम है, आप बताइए रुबिस्को एंजाइम है लेकिन प्रोटीन का बना हुआ है, तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन या मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ इज रुबिस्को। डायरेक्ट आंसर है, एनसीईआरटी की लाइन है, सीधी लाइन है, +4 है बच्चे का। आगे बढ़ते हैं 134 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड हैव द नेगेटिव चार्ज एट pH 7? इसका मतलब एसिड जो होते हैं वो तीन टाइप के, आपको अमाइनो एसिड जो होते हैं वो तीन टाइप के याद करने हैं। एक होते हैं एसिडिक नेचर के, जो नॉर्मल सेलुलर पीएच पर एसिडिक मतलब नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। एक होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड, जो नॉर्मल pH 7 पर प्लस चार्ज में रहते हैं, और एक होते हैं न्यूट्रल, ज्यूट्राइन की फॉर्म में। एनसीईआरटी ने पढ़ाया भी है हमें तीनों का चेंज। तो आप बताइए जिन अमाइनो एसिड के सामने नाम में एसिड टर्म लगेगा, एसिड, वो नेगेटिव चार्ज वाले होंगे, नेगेटिव चार्ज वाले होंगे। आप बताइए एस्पार्टिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, इसका मतलब ये एसिडिक नेचर के हैं दोनों। तो आंसर तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन को आंसर देने के बजाय अगर मेरे को आंसर देना है फर्स्ट ऑप्शन को तो बाकी तीनों को एक्सक्लूड भी तो करना पड़ेगा, और तीनों को एक्सक्लूड करने के लिए जैसे मैं सेकंड ऑप्शन में लाइसिन और आर्जिनिन को पढ़ता हूं तो आप कहते हैं ये बेसिक अमाइनो एसिड है, ये एसिडिक है क्योंकि इनको हम एसिड बताते हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। और बताइए कि जो वेलिन होता है ना, वेलिन, ये न्यूट्रल है। वेलिन और एलेनिन जो होते हैं ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड में आते हैं, न्यूट्रल में मतलब ये दोनों चार्ज शो करते हैं, प्लस माइनस दोनों, तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। ओवरऑल अमाइनो एसिड पे कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए आप देखो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋणावेशित होते हैं मतलब नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेगेटिवली चार्ज कौन से हैं? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। इसका मतलब वेलिन की वजह से ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकते। तो सीधा आंसर जो जाएगा इस क्वेश्चन का बच्चे वो फर्स्ट ऑप्शन जाएगा कि नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं और एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड एसिड है। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसैकेराइड इज सॉल्युबल इन वाटर। देखो सॉल्युबल इन वाटर की बात आती है तो आप बताइए, या सबसे पहली बात तो यहां पर है क्या, पॉलीसैकेराइड। आप बताइए, जनरलाइज बात है कि जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो पानी के अंदर घुलते नहीं है, ठीक है। आप बात करें स्टार्च की, नहीं घुलता, ग्लाइकोजन की नहीं घुलता, पैक्टिन की नहीं घुलता। हम ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं बिकॉज वी आर एनिमल्स, तो हमारा ग्लाइकोजन घुलता नहीं है, इसलिए हम ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। प्लांट स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च भी पानी में घुलता नहीं है। पैक्टिन सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल जो है बच्चे वो वाटर के लिए परमिएबल है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन वो वाटर में घुलता नहीं है पैक्टिन। लेकिन आप बताइए कि जो इन्यूलिन होता है ना, इन्यूलिन, ये बेसिकली फ्रक्टोज का पॉलीमर है बच्चे, और ये वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है। इन्यूलिन बेसिकली फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, मेनली फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, और ये वाटर के अंदर सॉल्युबल भी है। स्टार्च, ग्लाइकोजन और पैक्टिन वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट जरूर करते हैं, वाटर उनके साथ चिपक जरूर जाता है, ये बात ठीक है। एडजॉर्प्शन होता है लेकिन पानी में डिसॉल्व नहीं होते। कौन? तो हम बताते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और पैक्टिन, लेकिन इन्युलिन घुल जाता है। और मेनली फ्रक्टोज का क्या है, पॉलीमर है। कौन? इन्युलिन। 136 डाइवर्सिटी का क्वेश्चन, 37 डाइवर्सिटी का क्वेश्चन, 38 डाइवर्सिटी का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 39 पे आते हैं आगे हम। 39 नंबर क्वेश्चन में हमें एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिया गया है, पेज नंबर 234 से ये डायग्राम है। ईटीएस जो है रेस्पिरेशन का माइटोकॉन्ड्रिया, उसके केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का डायग्राम है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये वाला, ये आप बताएंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो है ये F0 पार्टिकल है, ये जो है वो F1 पार्टिकल है, और आप बताइए कि अंदर की तरफ जो ये प्रेजेंट है ये मैट्रिक्स है। तो उन्होंने पूछा कि इस क्वेश्चन में आप हमें A, B, C और D के बारे में बताइए कि A, B, C, D क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि A जो है वो F1 पार्टिकल है, तो आप बताइए, यहीं से ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि जो A है वो तो F0 है, तो पहला ऑप्शन तो आंसर होगा ही नहीं, पहला ऑप्शन तो आंसर होगा ही नहीं। दूसरे में चलते हैं। दूसरे में कहा है कि जो A है वो F0 पार्टिकल है, A जो है वो F0 पार्टिकल है, बोलो ठीक बात है, A जो है वो F0 है। फिर ने कहा कि B जो है वो F1 है, बिल्कुल सही बात है। C जो है वो उन्होंने बोला अंतर्झिलीय अवकाश है, अंतर्झिलीय अवकाश या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, बोलो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, वो आउटर साइड में होता है, यहां पर, यहां आउटर मेम्ब्रेन होती है, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस पीएमएस होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सी जो है बच्चे वो तो मैट्रिक्स है, इसलिए ये ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता, तो सेकंड ऑप्शन भी आंसर नहीं जाएगा। थर्ड में चलते हैं। उन्होंने बोला ए जो है वो F1 पार्टिकल है, बताइए गलत बात। ए तो हम अभी भी डिस्कस करके आए कि ए तो F0 है, तो थर्ड भी आंसर नहीं जाएगा, पहले को पढ़ के गलत हो गया। फोर्थ में चलते हैं। ए F0 है, बिल्कुल है। बी F1 है, बिल्कुल है। सी मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, सी मैट्रिक्स है, देखो सही है, सी मैट्रिक्स है। और डी जो है वो क्या है, डी है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यस, डी जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही मैच हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 139 का जो सही और करेक्ट आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा बच्चे फोर्थ ऑप्शन, है ना। इसी सीक्वेंस में 140 नंबर पे आते हैं। स्टेटमेंट है 4, उनमें से इनकरेक्ट पूछी है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो गलत हैं, सही है। इसमें लिखा गया है कि अल्कोहल की 7% सांद्रता यीस्ट कोशिकाओं के लिए जहरीली होती है, 7% कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज पॉइजनस फॉर द यीस्ट सेल। ये रॉन्ग बात है, 13% कंसंट्रेशन जो होती है बच्चे अल्कोहल की वो खतरनाक होती है उनके लिए। दूसरा है कि ग्लूकोज के आंशिक रूप से टूटने के दौरान 13% ऊर्जा एटीपी में संचित की जाती है, 13% एनर्जी ट्रैप्ड इन द एटीपी पार्शियली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये भी बात गलत है, क्योंकि यहां 7% किया जाता है। इसका मतलब इसको इधर आना चाहिए था, इसको इधर आना चाहिए था, फिर ये ठीक हो जाता। तो वो 13% और 7% पे बच्चे को कंफ्यूज किया जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, सही है बात। फिर ने कहा कि NADH आर ऑक्सीकरण का ऑक्सीकरण तेजी से होता है, कि NADH ऑक्सीडाइज विग्रसली। मैं ये बात बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं कि रेस्पिरेशन के अंदर 3 ऐसे एंजाइम हैं जो NADH2 को NAD+ में बदलते हैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो होते हैं वो काम करते हैं फर्मेंटेशन में, लेकिन पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो काम करता है वो ETS का पहला कॉम्प्लेक्स का एंजाइम होता है, और वो ज्यादा फास्ट काम करता है। और NADH2 का फॉर्मेशन, NADH2 का NAD+ में जो कन्वर्जन है वो जल्दी करवाता है पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज, ETS के पहले कॉम्प्लेक्स का एंजाइम।
इसलिए यहां फर्मेंटेशन में ये तेजी से होता है, ये गलत बात है। आप बताइए, फर्मेंटेशन में NADH2 से NAD+ का फॉर्मेशन स्लो होता है एज कंपेयर टू एरोबिक। ये एनसीईआरटी ने साफ साफ लिख के भी दिया है। 235 नंबर पेज, पहला पैराग्राफ है, ऊपर के 3 ब्लैक डॉट में से थर्ड ब्लैक डॉट है। पढ़वाता भी हूं क्लास के अंदर एनसीईआरटी में, वहां से आइए तो बिल्कुल गलत बात है। और इन्होंने कहा कि सामान्यतः उच्च कोटि के जीवों में पाया जाता है, वेरी कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म, तो ये भी बात गलत है। हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम है तो वी आर एरोबिक ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली आपको बताना है कि फर्मेंटेशन जो है वो एनारोबिक से रिलेट करने वाली टर्म है, इसलिए ये चारों की चारों स्टेटमेंट ही गलत है। पहली गलत, दूसरी गलत, थर्ड गलत, फोर्थ गलत, इसका मतलब कोई भी गलत सही स्टेटमेंट है ही नहीं, चारों के चारों गलत हैं। और हमसे पूछा गया कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहां इनकरेक्ट हैं, बोलो चारों ही इनकरेक्ट हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा कि चारों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। इसी सीक्वेंस में 141 है, उनने कहा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रिस्पेक्ट द अरिथमेटिक ग्रोथ। आप बताइए कि भाई अंक गणितीय वृद्धि होती है, एक होती है जियोमेट्रिक ग्रोथ। अगर हम अरिथमेटिक की बात करते हैं तो अरिथमेटिकली पढ़ते हैं LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। और अगर हम बात करते हैं जियोमेट्रिक की तो जियोमेट्रिक में पढ़ते हैं W1 इज इक्वल टू W0 ERT। तो इसका मतलब यहां अरिथमेटिक का ग्रोथ का फॉर्मूला पूछा गया है तो उसमें होता है LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, और ये ऑप्शन नंबर 1 में हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए आप बताएंगे कि 141 का सही आंसर जो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। 142 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीडिसाइड। वीडिसाइड कहते हैं जो वीड प्लांट्स को, अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं उग जाते हैं उनको मारने का काम करते हैं, वो वीडिसाइड्स हैं। लेकिन आपको याद करना है कि ऑक्सिन के अंदर हम एक बात पढ़ते हैं, सेलेक्टिव वीड कंट्रोल। और जब हम सेलेक्टिव वीड कंट्रोल की बात करते हैं तो उसमें हमें 2,4-D को याद करना है, क्योंकि ये डाइकोट वीड को किल करते हैं और मोनोकोट को अफेक्ट नहीं करते। तो इसका मतलब अगर डाइकोट का खेत है, मतलब मस्टर्ड का खेत है, और उसमें अगर घास फूस उग जाए, मतलब मोनोकोट क्रॉप है, सही है, तो उसको नहीं मार सकते आप। लेकिन मोनोकोट क्रॉप है, मोनोकोट क्रॉप है और डाइकोट वीड है, तो उसको मार सकते हो। तो इसका मतलब गेहूं के खेत में, चावल के खेत में, गन्ने के खेत में, जौ के खेत में, मक्का के खेत में आप जो डाइकोट प्लांट्स जो ग्रो करते हैं, वीडिसाइड जो वीड प्लांट होते हैं, उनको आप मार सकते हैं। और जो वीड्स को मारता है उनको हम वीडिसाइड कहते हैं। और उसमें कॉमन वीडिसाइड कौन है ऑक्सिन के अंदर, आप बताते हैं 2,4-D। और ये भी आपको याद करना है कि 2,4-D एक सिंथेटिक ऑक्सिन है। सिंथेटिक है मतलब लैब में हमने बनाया, नेचुरल तो इंडोल एसिटिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन जाएगा बच्चे कि 2,4-D। इसी में आगे चलें, 143 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, which one of the following is a set of the natural growth regulators। नेचुरल ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब जिनको हम नहीं बनाते, प्लांट नेचुरली बनाता है। तो आप याद करिए, पहले में लिखा गया IAA, NAA और IBA, तो बताइए ये दोनों नेचुरल हैं लेकिन ये नहीं है, तो गलत हो गया। 2,4-D अभी भी बात करी मैंने, सिंथेटिक है, ये भी गलत है, ये है सही है। IAA नेचुरल है, G18 नेचुरल है, लेकिन ये सिंथेटिक है, ये भी गलत है। बोलो G18, IBA और ABA। ABA बोलो एब्सिसिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, और G18 बोलो साइटोकाइनिन। पहली बार जो प्लांट से साइटोकाइनिन डिस्कवर हुआ था बच्चे, वो G18 था। कॉर्न कर्नल्स वाली बात है ना, प्लांट से पहली बार जो हुआ था वो काइनेटिन है, लेकिन प्लांट से जो पहली बार डिस्कवर हुआ था वो G18 है, नेचुरल। और इस पे बात भी होती है कि अगर हमसे पूछा जाए कि नेचुरली प्लांट में कौन सा साइटोकाइनिन मिलता है तो हम G18 बताते हैं। इसलिए हम बताएंगे कि 143 नंबर क्वेश्चन के तीनों ऑप्शन G18, इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA और ABA एब्सिसिक एसिड नेचुरल ग्रोथ हार्मोन होते हैं। इसलिए 143 का सही आंसर जाएगा फोर्थ ऑप्शन। इसी सीक्वेंस में आगे 144 पे आते हैं, पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ABA। इनमें से कौन ABA से रिलेट नहीं करता। तो सबसे पहले तो यह बात समझनी है कि ABA एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ इनहिबिटर है। और जो ग्रोथ इनहिबिटर होता है, कौन, ग्रोथ इनहिबिटर, वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है और स्ट्रेस की कंडीशन में डेवलप होता है। तो आप बताइए ABA को तनाव हार्मोन कहते हैं, बिल्कुल ये स्ट्रेस हार्मोन है। जब भी प्लांट किसी स्ट्रेस में आएगा, चाहे बायोटिक स्ट्रेस हो चाहे एबायोटिक स्ट्रेस हो, तो ABA काम करेगा। दूसरा, पर्रोव वृद्धि को प्रेरित करता है, इंड्यूस द सीड डॉर्मेंसी, बिल्कुल सीड डॉर्मेंसी को प्रेरित करते हैं, सीड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करवाते हैं, जर्मिनेट नहीं करने देते सीड को। फिर लिखा है पर्रोव वृद्धि को प्रेरित करता है, इंड्यूस द शूट ग्रोथ, गलत बात, थर्ड ऑप्शन गलत है, क्योंकि शूट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन।
तो शूट की ग्रोथ करवाते हैं, और ग्रोथ प्रमोटर जो होते हैं वो शूट की ग्रोथ करवाते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन तीनों प्रमोटर हैं, तीनों प्रमोटर हैं। तो शूट की ग्रोथ करवाने का काम जो है वो एबीए का नहीं है। एबीए तो शूट की ग्रोथ को रोकता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन एबीए का काम नहीं है। लेकिन फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, अगर गलत होगा तो थर्ड आंसर हो जाएगा। सामान्य पादप वृद्धि संदमक की तरह कार्य करता है और पादप उपापचयों को संदमक का संदमक होता है। एक्ट एज द जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड इनहिबिट द प्लांट मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों एबीए से रिलेट करते हैं। और हमसे पूछा गया कि एबीए से संबंध नहीं रखता है, नोट रिलेटेड। नोट रिलेटेड मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का, 144 का। इसी सीक्वेंस में 145 की बात करते हैं। 145 में पूछा कि स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड एज। देखो डाइकोट में गार्ड सेल्स हम बताते हैं बीन शेप्ड, क्रिसेंट शेप्ड, है ना, या किडनी शेप्ड। ये तो गार्ड सेल्स हैं। इन गार्ड सेल्स को, जो सेल्स चारों तरफ से कवर करती हैं, इन सेल्स को सब्सिडरी सेल्स कहा जाता है। और सब्सिडरी सेल्स हमारे पास किसमें है? सेकंड ऑप्शन में। तो ऐसी कोशिकाएं जो चारों तरफ से द्वार कोशिकाओं को कवर करती हैं, उनको हम सहायक कोशिकाएं या सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। तो 145 का सीधा आंसर जो जाएगा बच्चे, वो सेकंड ऑप्शन होगा। इसी सीक्वेंस में 146 पे आते हैं। ग्राउंड टिश्यू किसको इंक्लूड करता है? देखो 3 टिश्यू सिस्टम है हमारे पास। आप एनाटॉमी पढ़ेंगे ना, प्लांट एनाटॉमी, फ्लावरिंग प्लांट्स की, 6 नंबर चैप्टर। तो 3 टिश्यू सिस्टम है, बताइए। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, सही है, और एक वेसिकुलर टिश्यू सिस्टम। तो अब आप बताओ, एपिडर्मिस को छोड़ दो, वेस्कुलर बंडल को छोड़ दो, बाकी बचा हुआ सब क्या है? ग्राउंड टिश्यू है, जिसमें कॉर्टेक्स आएगा, पिथ आएगा, एंडोडर्मिस आएगी, पेरिसाइकिल आएगा, पिथ पैरेन्काइमा आएगा, सब आएगा। वेस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस छोड़ के बाकी सब। अब इसने लिखा कि ऑल टिश्यू एक्सटर्नल टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से बाहर की और सभी जो उत्तक होते हैं, जो सारे टिश्यू होते हैं, वो ग्राउंड टिश्यू होते हैं। तो गलत बात, ग्राउंड टिश्यू तो अंदर की तरफ भी होता है ना, पिथ वाला रीजन। फिर लिखा कि एपिडर्मिस तथा वेस्कुलर बंडल के अतिरिक्त सभी उत्तक, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट द एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। बिल्कुल सही बात है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अलावा और वेस्कुलर बंडल्स के अलावा जो भी टिश्यू होता है वो सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू में आता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसके लिए सेकंड आंसर हमारे लिए क्वेश्चन का हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें थर्ड और फोर्थ को गलत साबित करना होगा, तभी हम सेकंड आंसर को दे पाएंगे। एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स, नहीं, कॉर्टेक्स तो आता ही ग्राउंड टिश्यू के अंदर है, तो ये गलत बात हो गई यहां से। तो ये भी स्टेटमेंट ऑप्शन एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स वाला भी ठीक नहीं है। और एंडोडर्मिस के अंदर की ओर उपस्थित सभी उत्तक, एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ उपस्थित क्यों? बाहर वाले भी तो होंगे। एंडोडर्मिस के बाहर की तरफ रियल कॉर्टेक्स होता है पैरेन्काइमा का, वो भी ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है 146 का। वहीं चले 147 पे, तो मैच द कॉलम का क्वेश्चन है और ऐसे एग्जाम के अंदर आते भी हैं। और क्वेश्चन है किस पे? आप बताइए, एक संगी पुंकेसर, द्विसंगी पुंकेसर, बहुसंगी और परिदल लगन पुंकेसर के बारे में। मोनो एडेल्फस, डाई एडेल्फस, पॉली एडेल्फस और एपिटेप्लस। एपिटेप्लस कंडीशन। मोनो एडेल्फस, सारे के सारे जो स्टेमन है एक एंड्रोशियम के अंदर मिलकर एक ही ग्रुप बनाए। तो एग्जांपल एनसीईआरटी हमें देती किसका है? चाइना रोज का, है ना। फिर उसके बाद डाई एडेल्फस, डाई एडेल्फस में एग्जांपल किसका है? पी का। अब आप देखो कि हमारे पास डाई एडेल्फस कंडीशन जो है ना, इसको आप याद कर लीजिए। आप बताइए, डाई एडेल्फस कंडीशन में 9+1 का ग्रुप होता है कि 9 मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और एक अकेला रहता है। ऐसे पेपिलोनेसी फैमिली के अंदर पढ़ते हैं, फाबेसी फैमिली के अंदर। डाई एडेल्फस कंडीशन और पेपिलोनेसी फाबेसी का एग्जांपल कौन है? पी। अब आप देखो इस पूरे चारों ऑप्शन में, मैच द कॉलम क्वेश्चन जल्दी ठीक करने का तरीका बता रहा हूं। चारों ऑप्शन में डाई एडेल्फस स्टेमन जो है पी, इसका मतलब बी के साथ फोर्थ को मैच करना है। और आप ध्यान से देखो, सभी ऑप्शन में बी के साथ फोर्थ मैच सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो रहा है, फर्स्ट में। मेरा आंसर तो यहीं से आ गया, मेरे को ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक को मैच करवाया, बाकी सारे मैच हो गए। समझ रहे मेरी बात या नहीं? लेकिन फिर भी देखो, ए के साथ 1 मोनोडेल्फस चाइना रोज, सही बात है। बी के साथ फोर्थ पी आएगा, बिल्कुल सही बात है। फिर पॉलीडेल्फस की कंडीशन आती है सी के साथ सेकंड, सिट्रस, बिल्कुल एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। और फिर आती है बात किसकी? एपिटेप्लस की। एपिटेप्लस कंडीशन का मतलब है टेपल हो गया, टेपल। एपिपेटलस नहीं है, यहां एपिटेप्लस है। मतलब यह है कि जो एंड्रोशियम है उसके बाहर पेरियंथ है
और ये वाली कंडीशन है, बोलो लिलिएसी फैमिली। और लिलिएसी का एग्जांपल कौन है? अनियन, लिली फैमिली के अंदर आता है। तो एपिटेप्लस कंडीशन के अंदर अनियन, तो बोलो डी का थर्ड। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर जो जाएगा वो कौन सा जाएगा? हम बताएंगे फर्स्ट ऑप्शन कि भाई एक संगी पुंकेसर, गुड़हल के अंदर चाइना रोज में द्विसंगी, मटर के अंदर बहुसंगी, सिट्रस में, और परिदल लगन प्याज के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 147 का। इसी सीक्वेंस में 148 पे आते हैं। तो लिखा है कि हाउ मेनी प्लांट्स अमंग इंडिगोफेरा, सेस्बेनिया, साल्विनिया, एलियम, अलोए, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, रेडिश, ग्राम एंड टर्निप हैव स्टेमन्स विद द डिफरेंट लेंथ इन देयर फ्लावर्स। इंडिगोफेरा, सेस्बेनिया, साल्विया, एलो, सरसों, मूंगफली, मूली, चना, सलजम में कितने पौधों के अंदर पुष्पों के अंदर पुंकेसरों की लंबाई भिन्न भिन्न होती है? एनसीईआरटी ने दो एग्जाम्पल तो हमें दिए हैं, साल्विया भी और मस्टर्ड भी। इसमें तो कंडीशन 2+2 की है और इसमें कंडीशन 2+4 की है। बाहर वाले दो छोटे, अंदर वाले चार लंबे। ये दोनों तो हमारे एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल हैं और आपका आंसर यहीं से आ जाना चाहिए था। लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं, यहां पर रेडिश और टर्निप जो हैं इनको भी आप याद करिए। किसके साथ? तो मस्टर्ड के साथ, ब्रेसिका फैमिली के अंदर, ब्रेसिकेसी के अंदर टर्निप को। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2+4 वाली कंडीशन में मस्टर्ड, रेडिश और टर्निप, और साल्विया के अंदर 2+2 की कंडीशन है। तो यहां टोटल अगर देखें हम, तो आप बताइए कि भाई साल्विया और सरसों, ये तो दो एग्जांपल एनसीईआरटी के हैं ही, लेकिन मस्टर्ड के साथ रेडिश और टर्निप ये कहां मिलेगा आपको? आपके स्टडी पैकेज में मिलेगा, अनअकैडमी वाले में। तो उसके अंदर आप बताएंगे कि भाई एक तो हमें टर्निप याद करना है और एक हमें याद करना है रेडिश मूली को। सही है। तो टोटल 4 ऐसे प्लांट हैं जो डिफरेंट लेंथ रखते हैं फ्लावर्स के अंदर, स्टेमन्स के अंदर। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। बाकियों के भी है डिफरेंट लेंथ का, हो सकता है एग्जांपल कहीं आपको एक्सेप्शन में मिल जाए, लेकिन हमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग ही आएंगे और हमें फोकस उन्हीं पे ही करना है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम अभी आंसर दे रहे हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। 149 में जाएंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन? इनमें से कौन सा मॉडिफिकेशन स्टेम का नहीं है? मॉर्फोलॉजी का ही क्वेश्चन है। पहला है नेफेंथिस का घट, फीचर ऑफ द नेफेंथस, बोलो लीफ का मॉडिफिकेशन है। ये आंसर हो सकता है, ये लीफ मॉडिफिकेशन है, स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन को सही करने के लिए बाकी तीनों को क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो आप बताइए, सेकंड में लिखा गया थॉर्न्स ऑफ द सिट्रस, सिट्रस के कांटे, तो बताइए गलत बात। सिट्रस के कांटे जो होते हैं वो स्टेम की एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है। वहीं खीरे के प्रतान, कुकुम्बर के अंदर टेंड्रिल्स, बताइए ये भी स्टेम के मॉडिफिकेशंस हैं। लेकिन हमसे पूछा गया कि तने का रूपांतरण नहीं है, तो टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर भी किसके मॉडिफिकेशन है? स्टेम के, एक्सिलरी बड के। ओपेंशिया की चपटी संरचना, ये भी मॉडिफिकेशन है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें ओपेंशिया के अंदर आप बताओ कि जो एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस के प्लांट होते हैं और लीव्स को ये स्पाइंस में मॉडिफाई कर लेते हैं और इनका स्टेम चपटा और ग्रीन हो जाता है और फोटोसिंथेटिक फंक्शन करने लगता है। इसलिए सही आंसर जो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन जाएगा, वो लीफ का मॉडिफिकेशन है, बाकी तीनों स्टेम के मॉडिफिकेशन है। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, 150 नंबर पे क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? इनमें से कौन सा मिसमैच्ड है? मिसमैच्ड की बात करें तो आप बताइए कि भाई एक तो लास्ट क्वेश्चन है बस 150, इसके बाद तो पेपर हो ही गया हमारा। और इसमें आप बताइए कि सुक्रोज जो है, इन्होंने लिखा है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलकर बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अब मेरे को चूज क्या करना है? गलत, मिसमैच चूज करना है, मिसमैच। सही है। दूसरा लिखा है सेलुलोज, बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है, बिल्कुल सही बात है, बीटा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, ठीक है। फिर बात आई लैक्टोज की, लैक्टोज में लिखा है बीटा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लैक्टोज। लैक्टोज में क्या लिखा है? बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लैक्टोज। ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, यहां होना चाहिए था अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लैक्टोज मिलकर बनाते हैं लैक्टोज को। है यही कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ही बना रहे हैं, लेकिन अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है ना। तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि लैक्टोज शुगर जो होती है बच्चे, लैक्टोज शुगर जो है, ये स्टेटमेंट जो है ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, ये मिसमैच्ड है, इसलिए इसको हम आंसर नहीं दे सकते। मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर यही होगा। वही बात है कि हमें मिसमैच चूज करना है, तो सही मेरे क्वेश्चन का आंसर थर्ड है, लेकिन मिसमैच्ड है, उस तरीके से बोल रहा हूं मैं। और फोर्थ में लिखा है ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक, बिल्कुल सही बात है, पॉलीमर ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जाएगा बच्चे, वो थर्ड ऑप्शन जाएगा, लैक्टोज। और मिसमैच बताना है और लैक्टोज हमारा मिसमैच्ड है।
तो बॉटनी के जो 50 क्वेश्चन थे बच्चे 101 से लेके 150 तक, उसमें से डाइवर्सिटी वाला पोर्शन आपके साथ इंसाफ सर ने डिस्कस किया है, और उसके अलावा बचा हुआ रिमेनिंग जितना भी पोर्शन था वो सारा मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं आपने बायोलॉजी के पेपर में सारे क्वेश्चन ठीक किए होंगे, और जो ठीक नहीं भी किए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम उसी टॉपिक के सारे क्वेश्चंस आप ठीक करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे तैयारी पूरे मन से और पूरी मेहनत से और लगन से कर रहे हैं। और अगले साल मुझे जब मिलने आएंगे, वो मतलब नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेशन की बात मैं आपसे कर रहा हूं, मुझसे मिलने आएंगे जब, तो व्हाइट एप्रिन में आएंगे। ऐसे मैं उम्मीद रखता हूं बच्चों के साथ, और बच्चे बहुत अच्छे हैं और अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस रखिए बच्चे। ऐसे ही अगले जो भी बायोलॉजी के पेपर हमारे आएंगे या जो भी आपके पेपर होंगे, उनका डिस्कशन आपके साथ एज इट इज किया जाएगा, और आप अपनी पूरी लगन के साथ तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज के टेस्ट के एनिमल डाइजेस्टिक क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। तो क्वेश्चन नंबर 165 अपने दे रखा है कि इसमें कौन सा एनिमल विविपेरस नहीं है। तो चारों एनिमल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मैमल्स हैं। तो आप लोगों को पता है कि मैमल्स को अपने 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, प्रोटोथीरियन, मेटाथीरियन एंड यूथीरियन। तो प्रोटोथीरियंस क्या है? ओविपेरस है, क्योंकि प्रोटोथीरियन में मोस्टली जो करेक्टर है वो रेप्टाइल जैसे हैं, और प्रोटोथीरियन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्या है? रेप्टाइल्स एंड मैमल्स है। अब आप पूछोगे कि तो प्रोटोथीरियन मैमल्स क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड। तो फिर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा कि इन चारों में अपन क्या है? प्रोटोथीरियन मैमल फाइंड आउट करें। तो एलिफेंट क्या है? यूथीरियन है। प्लेटिपस क्या है? ये प्रोटोथीरियन है। वेल यूथीरियन है, और ये बैट ये क्या है? यूथीरियन है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा क्या? सेकंड, प्लेटिपस। तो चलिए फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब अपन देखिए, इसमें दे रखा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो अपने का सही स्टेटमेंट क्या है कि सिलेक्ट करना। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आजकल आते हैं नीट में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपन देखें, सभी रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट मिलता है, परंतु अपने को पता है कि क्रोकोडाइल में क्या है? 4 चैम्बर अपने एनसीईआरटी में दे रखा है। तो फर्स्ट अपना क्या है? रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा दे रखा है कि सभी पाइसिस में क्या है? गिल कवर विद ओपरकुलम, बिल्कुल गलत है। कार्टिलेजिनस फिशेस में क्या है कि ओपरकुलम नहीं मिलते। तो अपना सेकंड भी क्या है कि गलत हो जाएगा। थर्ड है कि सभी मैमल्स विविपेरस होते हैं। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि सभी मैमल्स क्या है? विविपेरस नहीं होते, क्योंकि जो प्रोटोथीरियन है वो क्या है? ओविपेरस होते हैं। तो थर्ड भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ दे रखा है कि सभी साइक्लोस्टोमेट्स में क्या है? जो डू नॉट पजेस जो एंड पेयर्ड फिन्स। तो सभी साइक्लोस्टोमेट्स में क्या है कि जबड़े और पेयर्ड फिन्स नहीं पाए जाते। तो बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें क्या? फोर्थ हो जाएगा। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं ये कि हेमिकोडेट्स का कौन सा करेक्टर है जो क्या कि कोडेट जैसा है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यह है कि हेमिकोडेट कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कोडेटा एंड कोडेटा। तो अपन देखेंगे हेमिकोडेटा में मोस्टली क्या है? नॉन कोडेट के करेक्टर्स मिलते हैं। अपने को वो करेक्टर फाइंड आउट करना है हेमिकोडेटा में जो कोडेट्स में भी मिलता हो, क्योंकि इसलिए तो कनेक्टिंग लिंक है ये। कनेक्टिंग लिंक उसे कहते हैं कि जिसमें 2 फाइलम के क्या है या 2 ग्रुप के क्या है? करेक्टर मिले। तो फर्स्ट अपन देखते हैं वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व, गलत है, क्योंकि कोडेट में तो क्या है? डोर्सल नर्व मिलता है। सेकंड देखें फेरिंग्स विद गिल स्लिट, ये अपना सही आंसर है। तो हेमिकोडेटा में क्या है? फेरिंग्स विद गिल स्लिट है, ये कोडेट करेक्टर है। इसलिए हेमिकोडेट्स के कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कोडेट एंड कोडेट है। नॉन कोडेटा और कोडेटा की क्या है? ये संयोजक कड़ी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि क्वेश्चन हुआ 168। और ये नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है
कि in case of poriferan, the spongocele lined with flagellated cell. तो आपको क्लास में हम लोगों ने बताया है कि जो स्पोंजोसिल है वो लाइंड विद क्या, फ्लैजिलेटेड सेल, जिसे अपन कॉलर सेल भी कहते हैं या अपन इसे कोइनोसाइट भी कहते हैं। तो अपन देखें कि ये अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सेकंड, कोइनोसाइट। चलिए अब अपन नेक्स्ट अपन बात करें कि ऐसा वर्टिब्रेट ग्रुप जिसमें क्या है कि क्रॉप और गिजार्ड दो क्या है कि एडिशनल चैम्बर मिले। तो अपनी एलिमेंट्री जो अपनी क्लास एव्स है, बर्ड्स है, तो वहां आपने देखा है कि लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि एलिमेंट्री कैनाल विद 2 एडिशनल चैम्बर। तो वो 2 एडिशनल चैम्बर क्या है, दैट इज क्रॉप एंड गिजार्ड। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, बर्ड्स हो जाएगा। और बर्ड्स की क्लास कौन सी है, एव्स। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्या, थर्ड हो जाएगा। चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अपना दे रखा है कि इनमें होम्योथर्म कौन है, मतलब जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट रहे। तो आप लोगों को पता है कि अक्सर एग्जाम में आता है पोइकिलोथर्मिक और होम्योथर्मिक पे क्वेश्चन। तो अपने को पता है कि बर्ड्स और जो मैमल्स होते हैं वो क्या है, वार्म ब्लडेड होते हैं, और रिमेनिंग जो वर्टिब्रेट है वो क्या है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो होम्योथर्मिक अपन देखें तो विच वन ऑफ द दीज इज नॉट ए होम्योथर्मिक। तो अपने इनमें अपन देखें कि कौन सा जो एनिमल है वो क्या है कि होम्योथर्मिक नहीं है। तो ये मैक्रोपस है, केमेलस है, सिटेकुला है, ये तो क्या मैमल्स और बर्ड्स के एग्जांपल है। सिटेकुला क्या है कि बर्ड्स हो गया आपका, मैक्रोपस और केमेलस क्या है कि मैमल्स में हो गया। तो अपना एग्जैक्ट आंसर हो गया क्या, सेकंड। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, इस पे अक्सर क्या है कि नीट में क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट अपन ले कि अर्थवर्म और कॉकरोच में कॉमन फीचर क्या है। तो आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि जो नर्व कोड होती है वो नॉन कोडेट में जो नर्व कोड होती है वो कैसी होती है, वेंट्रल, डबल, सॉलिड नर्व कोड होती है। और कोडेट में जो नर्व कोड होती है वो कैसी होती है, डोर्सल, सिंगल, होलो नर्व कोड होती है। तो अपने इसमें देखना है कि जो नॉन कोडेट में जो एनलिडा और ये आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल है, अर्थवर्म और कॉकरोच, तो दोनों में जो कॉमन फीचर हो जाएगा वो अपना ये सेकंड हो जाएगा, सॉलिड एंड वेंट्रल नर्व कोड। तो ये जो क्वेश्चन आप एनिमल डाइजेस्टी में आप देख रहे हैं बच्चा लोग, ऐसे ही के एग्जाम में आते हैं और बिल्कुल क्या कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं। बिल्कुल एग्जाम में इसी प्रकार का आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है। चलिए, ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आपके संडे के टेस्ट का ये जो 1 अप्रैल को जो टेस्ट होना था, जो फाइनली आज 2 अप्रैल को हुआ है, इसके पेपर के एनिमल टिश्यू के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हार्डली 5 क्वेश्चंस हैं और आसान से क्वेश्चन है। होपफुली आप सबने इनको सही किया होगा, और कहीं भी अगर कंफ्यूजन है तो इस डिस्कशन से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी और वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 182 है इसका, क्वेश्चन नंबर 182, दैट इज which one of the following cell junction helps in transfer of ions and micromolecules between 2 adjoining cells। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि 3 तरह के सेल जंक्शन दिए हुए हैं, टाइट जंक्शन, एदरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। जो गैप जंक्शन है उसके लिए साथ दिया हुआ है, दिस अलाउज मूवमेंट ऑफ ions, electrolytes, small molecules and sometimes large molecules across the membrane। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर होगा थर्ड, दैट इज गैप जंक्शन। बहुत आसान है, बहुत आसान। आप देखेंगे पेज नंबर 102 एनसीईआरटी, वहां पर ये दिया हुआ है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 183, फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम इज नंबर 1 मेनली एब्जॉर्प्शन,
only secretion, only excretion, mainly covering and protection. देखिए एनसीईआरटी में पेज नंबर 102 पे जहां कंपाउंड एपिथेलियम दिया हुआ है वहां पे लिखा हुआ है दैट कंपाउंड एपिथेलियम हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. इट हैज मेन रोल इन प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस. तो ये जो है इसका आंसर होगा फोर्थ. आंसर इज फोर्थ आंसर है इसका. ठीक है, इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ epithelium of PCT is an example of simple brush border columnar epithelium, simple cuboidal epithelium, pseudo stratified epithelium, simple stereociliated columnar epithelium. ठीक है, PCT का मैं यहां पर एक चीज बताऊंगा कि जो PCT है एक्चुअली इट इज लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यानी कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन है. अब देखिए आप ऑप्शन में ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम नहीं दिया हुआ है और एनसीईआरटी भी कैसे मेंशन करती है कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जब माइक्रोविलाई यहां पे प्रेजेंट होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स के साथ तो उसके एग्जांपल के तौर पे पीसीटी देती है. अब चूंकि यहां पे ब्रश बॉर्डर नहीं दिया है, यहां पे जो ब्रश बॉर्डर दिया है वो जो है यहां पर क्या कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियम के साथ दिया हुआ है, जो कि वैसे ही गलत है. तो हम यहां पे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की तरफ जाएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2. तो इसका आंसर है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिथेलियम ऑफ वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स. एपिथेलियम ऑफ वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स सीधे सीधे पेज नंबर 101 में आंसर दिया है आपका स्क्वेमस एपिथेलियम. स्क्वेमस एपिथेलियम जो कि फ्लैट सेल्स होते हैं और इरेगुलर शेप सेल्स होते हैं. दिस इज फाउंड टू बी प्रेजेंट एज अ लाइनिंग ऑफ द एल्वियोलर एपिथेलियम एंड एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल. तो इसका आंसर है ऑप्शन 1. इसके बाद नेक्स्ट है which type of epithelium having elongated cells with basal nuclei. Elongated cell with basal nuclei, epithelium PCT, epithelium of air sac, epithelium of stomach, epithelium of blood vessel. अब देखो epithelium PCT में cuboidal cells होते हैं, spherical nucleus होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है. epithelium of air sac यानी कि एल्वियोलाई और एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल यहां पे फ्लैट सेल्स होते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और डिस्क शेप होता है, फ्लैट होता है क्योंकि सेल ही फ्लैट है. और यहां पर हम देखते हैं एपिथेलियम ऑफ स्टमक जिसमें कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, कॉलमनर सेल्स होते हैं. और कॉलमनर सेल्स का फीचर है कि न्यूक्लियस बेसल होता है और एलोंगेटेड होता है, ओवल शेप होता है. तो इसलिए इसका आंसर जो है यहां पर इसका आंसर होगा आंसर 3. इसका आंसर होगा आंसर 3. ध्यान रखना ये गलत है, इसका आंसर होगा आंसर 3. आंसर 3 है इसका. ठीक है, आंसर 3 है. तो ये जो है क्वेश्चंस है, छोटे से थोड़े से क्वेश्चंस है, यहां पे ध्यान रखिएगा ये इसमें. फाइन, तो बस that's all the best for your preparation and all the best for your coming major test papers. Thank you.